नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चेतक बैच पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? रिप्रोडक्शन। काफी अच्छा चैप्टर है। इसका नाम सुनते ही बच्चों के बदन में गुदगुदी सी होने लग जाती है ना। एक टाइम पे हमारे भी होती, जब हम बच्चे थे तो आपकी भी होती होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें देखना क्या क्या है। वैसे सबको पता है क्या क्या देख रहे हैं इस चैप्टर में, बट अपनी तरफ से हम बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। फिर इस चैप्टर में हमने क्या देखना है, रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। ठीक है, फिर हमने इसके टाइप्स पढ़ने हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बच्चों को पता है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंस क्या है, बाकी हम क्लियर करते हैं, आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चैप्टर का जो वर्ड है, जो हमें मीनिंग है, चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए। क्या? रिप्रोडक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, वैसे सबको पता होता है कि इस रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर अभी सामने बच्चे बैठे होते हैं ना, मैं उनसे पूछता कि चलो बताओ व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन, तो काफ़ी अच्छे अच्छे जवाब मिलते हैं, मतलब मज़ा आता सुनने में। बट हम अब देखते हैं इसका एक पर्टिकुलर जो फिक्स मीनिंग है वो क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। क्या है? प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ अ सेम स्पीसीज सिमिलर टू देमसेल्फ। ठीक है, डेफिनेशन हमने पढ़ ली। डेफिनेशन सुनने में मजा नहीं आता। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं इसे क्या होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होती है ना, एक प्रोसेस होती है। किसकी प्रोसेस होती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाली एक प्रोसेस होती है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं ना, अपने जैसे सेम ऑफस्प्रिंग कहो या बच्चे कहो, उन्हें क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रोडक्शन होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन तुमने एक वर्ड देखा होगा, सेम स्पीसीज। अब इस सेम स्पीसीज क्या मतलब, इससे क्या मतलब है? ठीक है, मेरा सुनो एक बार। ठीक है, सुनते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर हमारा एक मेल डॉगी है, एक फीमेल डॉगी है, ठीक है, इनके बीच में जब हम प्रोसेस कराएंगे, कौन सी प्रोसेस? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करवाएंगे, तो एक पप्पी आता है। ठीक है, या वो ही या शी कुछ भी हो सकता है, पप्पी। ठीक है, तो अब जो पप्पी आया, क्या वो बिल्ली का पप्पी है? ठीक है, क्या एलिफेंट का पप्पी है? मतलब एलिफेंट का पप्पी तो जो मतलब बच्चा है क्या? नहीं। किसका बच्चा होता है? वो डॉगी का ही बच्चा होगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रोसेस किसके बीच में कराई है? सेम स्पीसीज, दो डॉगी के बीच में प्रोसेस कराई है ना, तो जो हमें उनका इंडिविजुअल, जो उनकी ऑफ स्प्रिंग मिलेगी ना, वो भी डॉगी मिलेगा। यहाँ पे यही बोला गया है। अगर हम किसी दो स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस कराएंगे ना, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, तो यही है इस रिप्रोडक्शन का मतलब। क्या? कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में होने वाली प्रोसेस जो सेम स्पीसीज में होनी चाहिए, जिससे एक नया इंडिविजुअल क्या होता है? ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। इट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सिंपल, बात खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरी चीज आती है ना, क्या आता है कि हमें इसकी नीड क्यों है, हमें रिप्रोडक्शन करने की नीड क्यों है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ। ठीक है, अगर हम सांस ना लें तो क्या हम जिंदा रहेंगे? जवाब आएगा नहीं भैया। अगर हम खाना ना खाएं तो क्या हम जिंदा रहेंगे? कुछ टाइम तक, ज़्यादा टाइम तक नहीं, मतलब नहीं रहेंगे। अगर हम पानी ना पिया, क्या हम जिंदा रहेंगे? कुछ टाइम तक, बट एक टाइम बाद खत्म। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, अगर हम एक्सक्रीशन नहीं करेंगे, क्या हम जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जिंदगी के लिए, हमारे जीने के लिए, धरती पे हमारा जो अर्थ है वहाँ पर हमें बचाए रखने के लिए ये क्या है? काफ़ी एसेंशियल चीज़ें हैं। ठीक है, अगर इनमें से एक भी चीज़ मिस हो गई ना तो हम मर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही रिप्रोडक्शन, अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करें तो क्या हम जिंदा रहेंगे? बताओ, क्या जिंदा रहेंगे अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करते? तो हाँ, रहेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रिप्रोडक्शन ना करने से हमें खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी, सब मिलेगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ में ना असेंशियल नहीं है, इतना असेंशियल नहीं है कि हम उसके बिना जिंदा ना रहें। हम उसके बिना जिंदा रह सकते हैं, बट फिर भी ये ज़रूरी क्यों है? ठीक है, सुनो क्यों ज़रूरी है। इसमें पेपर में ना क्वेश्चन भी पूछता है, कहता है कि हमें रिप्रोडक्शन हमारे लिए इतना असेंशियल क्यों है। ठीक है, तो असेंशियल क्यों है? सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना कि रिप्रोडक्शन असेंशियल क्यों है, वो क्यों है? कंटिन्यूटी इन लाइफ। क्या? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इन अर्थ। क्या? हमारी जो अर्थ है ना, उस पर लाइफ को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने रिप्रोडक्शन नहीं करा तो एक टाइम बाद क्या होगा? अर्थ में
भाई आप रिप्रोडक्शन करके हम मरते तो है ही, सबको पता है मरना सब नहीं है, ठीक है। तो एक टाइम बाद क्या होगा, धीरे 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 सब मरते चले जाएंगे और अर्थ पे लाइफ क्या हो जाएगी, खत्म, ठीक है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है, हमारे लिए असेंशियल है, ठीक है। जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, बट लाइफ को कंटिन्यू इन अर्थ करने के लिए, अर्थ पे लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, उन पॉइंट को देखना और समझना कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि हमारे रिप्रोडक्शन असेंशियल क्यों है, जरूरी क्यों है, देखते हैं। पहला पॉइंट लिखता हूं मैं, ठीक है। फॉर मेंटेन फॉर मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज इन अर्थ, जो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो ह्यूमंस भी ना रिप्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है, तो एक लेवल पर आने के बाद क्या होगा, हमारी जो अर्थ है ना वहाँ से सारे ह्यूमंस क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। बट अगर हमारे डॉगीज, हमारे एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं ना, तो वो अर्थ पर रहेंगे, बट जो हमारी स्पीसीज होगी ना खत्म हो जाएगी, मानव जाति विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। वो अच्छी बात नहीं है यार, है ना। तो इसीलिए पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, फॉर एडिंग दूसरा पॉइंट क्या आता है, फॉर एडिंग वेरिएशन इन लाइफ। हमारी जो लाइफ है, लाइफ का हो या स्पीसीज का हो, एक ही बात है, जो हमारी लाइफ है, हमारी जो स्पीसीज है, जो हमारी ह्यूमन स्पीसीज है ना, उसमें वेरिएशन ऐड करने के लिए भी क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी है। अब ये वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन देखते हैं। तो हम सबको पता है, जिसको नहीं पता एक बार ना वो भी सुनना, ठीक है। क्या कि जब जो हम ह्यूमन बीइंग्स है ना, सबसे पहले हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। क्या थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे अंदर क्या था, एक सिंगल सेल था। लेकिन अभी क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखो कितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर, कितने सारे वो है, ठीक है। तो उस टाइम हम सबसे पहले जब अर्थ में जब लाइफ स्टार्ट हुई थी ना, एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे उसमें क्या आया, वेरिएशन आया। समझ रहे हो, क्या आया, वेरिएशन आया। उस वेरिएशन कैसे आया, रिप्रोडक्शन से आया, समझ रहे हो ना। तो उससे क्या हुआ, हम मल्टी सेलुलर बन गए। क्या बन गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए। तो वेरिएशन क्या होता है, चेंज इन ए स्पीसीज, जो हमारी प्रजाति है ना उसमें बदलाव आता है। शायद कल को हमारी प्रजाति में हाथ गायब हो जाए, या नाक गायब हो जाए, ठीक है, या कान गायब हो जाए, तो ये क्या बदलाव है। जैसे हमारे पास पहले क्या थी, पूंछ थी ना, लेकिन अब क्या हो गई, पूंछ गायब हो गई। मतलब हमारे पास नहीं थी, हमारे पूर्वज के पास पूंछे थे। हमारे पूर्वज कौन थे, बंदर। लेकिन अब हमारे पास पूंछ है नहीं है, गायब हो गई ना। तो ये क्या था, वेरिएशन, एक तरीके से वेरिएशन ही है, ठीक है। अब जो ये वेरिएशन है ना, इसकी डिटेल हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, हेरिडिटी वाले चैप्टर में, उसमें मजा आएगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ ये समझो कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, वेरिएशन ऐड करने के लिए इन स्पीसीज। समझ आ गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं। बच्चों का फेवरेट पॉइंट लगता है मुझे, जब कभी पूछो ना कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, बच्चे क्या बोलते हैं, आबादी बढ़ाने के लिए। नो, ठीक है, टू मेंटेन पॉपुलेशन साइज। आप पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। अब कैसे, बढ़ाने के लिए नहीं, उसको मेंटेन करने के लिए। मेंटेन मतलब या तो बिल्कुल ही कम नहीं होनी चाहिए, या बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने इसीलिए मेंटेन लिखा है, ठीक है ना, ठीक है। ये मत बोला कि भैया ने बोला कि रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन के लिए नहीं होता, ठीक है। मैंने क्या बोला, मेंटेन करने के लिए, या तो बिल्कुल ही कम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पॉपुलेशन, ठीक है ना। बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए एक लेवल पे। ये नहीं कि आप तुम पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, ये गलत बात है। तो हमने यहाँ पे देख लिया क्या रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, इसकी नीड क्यों है हमें, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। जब पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का पूछता है कि व्हाई डू वी नीड रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्यों जरूरी होता है हमारे रिप्रोडक्शन, 3 पॉइंट लिख दिया है, पेल के आ जाना, बात खत्म, ठीक है। डेफिनेशन तुम्हें समझ आ गई है, तुम्हें इसकी नीड समझ आ गई है। अब जो अगला टॉपिक इसमें आता है ना, वो आते हैं इसके टाइप्स। असली मजा यहीं से शुरू है चैप्टर का, ठीक है। पूरी वीडियो देखना, मजा आएगा। अब इसके टाइप्स स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। रिप्रोडक्शन के 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप,
ठीक है, इसे मिटा दिया जाए। चलो ठीक है, इसे मिटा देते हैं, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। तो रिप्रोडक्शन के टाइप स्टार्ट करते हैं जल्दी से, है ना। दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं रिप्रोडक्शन के? दो। एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। क्या होता है? एसेक्सुअल और सेक्स। तो एसेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है, ठीक है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। चलो ठीक है, शुरू करें। ठीक है, वैसे बच्चे को पता होगा सेक्सुअल मतलब क्या होता है, एसेक्सुअल मतलब क्या होता है, बट देखते हैं एसेक्सुअल में क्या होता है ना बच्चों। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सॉरी इन्वॉल्व, ठीक है। सबसे मतलब जो बेसिक इनके बीच का डिफरेंस है ना, जिससे मतलब एकदम से दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए सेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है, वो यही है। सेक्सुअल में क्या होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व, ठीक है। एसेक्सुअल में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल में मेल फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। समझ आ गया ना? ठीक है, अब ना इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस लिखते हैं, क्योंकि पेपर में तुमसे सिर्फ ये नहीं पूछेगा, सिर्फ वो नहीं पूछेगा, कभी कभी ना पेपर में इसमें डिफरेंस पूछता है कि डिफरेंस बताओ क्या होता है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, इसमें बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है ना। पहला डिफरेंस समझ आ गया। अब देखो क्या होता है ना, अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे होगा गैमेट्स का फॉर्मेशन। ये सिंपल सी बात है, इसमें इतना समझने वाला कुछ नहीं है। इसमें क्या है, अगर सिंगल पेरेंट है तो गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। भैया गैमेट्स क्या होता है, दिमाग में आ रहा है ना। अब गैमेट्स क्या होता है वो आगे जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है ना। अभी सिर्फ ये देखो कि यहाँ पे क्या होता है, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, गैमेट्स प्रोड्यूस, तो सॉरी गैमेट्स यहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है, गैमेट्स आर फॉर्म। यहाँ क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं, यहाँ गैमेट्स नहीं बनते, ठीक है। दो डिफरेंस समझ आ गए। तीसरा डिफरेंस देखते हैं। क्या तीसरा डिफरेंस क्या होता है ना, कि जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो हमारे जो डॉटर्स या डॉटर सेल्स कहते हैं, ठीक है, या जो हमारी ऑफ स्प्रिंग्स बनती है ना, वो आइडेंटिकल होती है किसके, पेरेंट्स के, ठीक है। बट सेक्सुअल में क्या होता है, जो हमारी ऑफ स्प्रिंग बनती है, ठीक है, जो हमारे बेबीज बनते हैं वो सिर्फ जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के, और जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है वो भी सिमिलर होती है। मतलब ये ना बिल्कुल टू कॉपी होती है, जैसे हम फोटो कॉपी कराते हैं ना, बिल्कुल रियल निकलती है, बट थोड़ा फोटो ये बिल्कुल फोटो कॉपी नहीं होती, ठीक है। इसमें थोड़े चेंजेस आते हैं, बस जेनेटिकली सिमिलर होती है, बाकी सिमिलर नहीं होती, ठीक है। तो लिखते हैं, क्या ऑफ स्प्रिंग आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, और थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या है, क्या कि सिर्फ जेनेटिकली सिमिलर होती है बाकी नहीं होती। ये जेनेटिकली सिमिलर क्या होता है क्या नहीं होता, ये ना जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वहाँ तब पढ़ेंगे कि हमारे ना जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इस टाइम में कुछ इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स मतलब ये नहीं नाच गाना डांस, कुछ अदर साइंटिफिक इवेंट्स होते हैं। जब हम वो डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे गैमेट्स क्या होते हैं, जब हम इवेंट्स डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि जेनेटिकली सिमिलर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हमें डिफरेंस याद रखना है एसेक्सुअल में और सेक्सुअल में। यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ ना, ठीक है, 4 डिफरेंस हो जाएंगे। एग्जांपल क्या है, फिजन,
इन अमीबा, ठीक है, फिजन इन अमीबा। सेक्सुअल में कुछ भी लिख लो, फर्टिलाइजेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन वाला नहीं है ना। इन प्लांट्स, इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या, फिजन इन अमीबा और यहाँ पे इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना। समझ आ गया इतना। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने रिप्रोडक्शन के टाइप्स देख लिए। अब ना क्या है, एसेक्सुअल में इवेंट्स देखने, क्या क्या देखने हमें एसेक्सुअल में, इवेंट्स और इसके टाइप्स, ठीक है। इसमें भी टाइप्स होते हैं, इसमें टाइप्स नहीं होते। इसमें क्या होता है ना, हमें किसके बारे में पढ़ना होता है, ऊपर लिखता हूं है ना, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब जब हमने इससे पहले जो 9th में हमने चैप्टर पढ़ा था ना क्लासिफिकेशन वाला, हमने उसमें क्या देखे थे, कुछ प्लांट्स हमारे क्या होते हैं, लोअर टाइप्स के होते हैं, कुछ हमारे हायर प्लांट्स होते हैं। हायर प्लांट्स में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो हायर प्लांट्स नहीं होते उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल में हम कहेंगे भैया एसेक्सुअल प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है ना, वो प्लांट्स के लिए होता है। हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या क्या होता है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक है ना। वो मतलब आगे देखने वाली चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ मैं। अब हम देखेंगे एसेक्सुअल के टाइप्स और उसमें होने वाले इवेंट्स। एसेक्सुअल में इवेंट्स नहीं होते, वैसे डायरेक्ट फंडा होता है, ठीक है। अब ना पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना इजी क्यों है, ठीक है। एसेक्सुअल इतना अच्छा क्यों माना जाता है, अच्छा मतलब किस सेंस में अच्छा, मतलब ईजी क्यों है। सबसे पहले इसमें ना इवेंट्स का बवाल नहीं होता। फोटोकॉपी में इवेंट्स करने पड़ते हैं क्या हमें, मशीन में डाला, कॉपी का बटन दबाया, बहुत सारी कॉपी निकल के आ जाती है। तो एसेक्सुअल सबसे कम टाइम लेता है रिप्रोडक्शन में और काफ़ी बढ़िया है। बढ़िया क्योंकि इसमें इवेंट्स नहीं होते, ज़रा झोल झमाटा नहीं होता। कॉपी वाला बटन दबाया, टक 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 उसी कॉपीज बन जाती है। फोटोकॉपी में ऐसे ही तो होता है ना, तो यही होता है। इसलिए एसेक्सुअल क्या है, सेक्सुअल के बजाय ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आगे। आइडेंटिकल टू पेरेंट्स कैसे होती है, चौक है, ठीक है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, मान लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, हो गई, ये देखो ये आइडेंटिकल है ना, पूरी आइडेंटिकल है ना। चौक मान लो ये पहले पेरेंट्स थे, पेरेंट था, ठीक है, इनके बीच में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, टक ये डॉटर सेल बन गया, ठीक है। तो ये दोनों जो है आइडेंटिकल है ना एक दूसरे के, तो यही होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो लोअर डिवीजन के प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स लिखे हैं मैंने, फ्यूजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, एक और आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसको इन सब के बाद बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं किससे, फ्यूजन से। फ्यूजन का एग्जांपल क्या होता है अपना, अमीबा। क्या होता है, अमीबा, ठीक है। अब अमीबा जो है ना, उसमें भी दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। सॉरी फ्यूजन है ना, वो भी दो टाइप का होता है, ठीक है। दो टाइप का होता है मतलब भैया, एक अपना बाइनरी, एक अपना और एक मल्टीपल, ठीक है। एक बाइनरी फ्यूजन और एक मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। यार उस तरफ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मिटा देंगे बाद में, है ना। एक बाइनरी और एक मल्टीपल। अब होता कैसे है बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन, वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइनरी फ्यूजन के साथ, जो होता है हमारा अमीबा में। हमें पता है अमीबा कैसा होता है, कुछ एस शेप का हमारा क्या होता है, अमीबा होता है, ठीक है। अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना अमीबा। सारा खाना पीना एक ही सेल करता है, खाना पीना, निकालना, रिप्रोडक्शन करना, सारा एक ही सेल करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मोस्टली फ्यूजन में सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखते हैं, चाहे मल्टीपल हो चाहे बाइनरी हो, ठीक है। तो क्या होता है बाइनरी फ्यूजन में, फ्यूजन मतलब टूटना। क्या होता है फ्यूजन मतलब टूटना। तो बाय मतलब दो, फ्यूजन मतलब टूटना, मतलब एक अमीबा कितने में टूटेगा, दो में टूटेगा। कैसे, धीरे धीरे क्या होता है ना, इस अमीबा का ना न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट होता है। जब ये रिप्रोडक्शन वाली स्टेज में आता है तो क्या होता है, जैसे ये अपना अमीबा है, ठीक है, दिख रहा है ना सबको, ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस था पहले। अब इसका न्यूक्लियस ना ऐसा हो जाता है, कुछ टूटने वाली स्टेज में आ गया ना, देख रहे हो, ठीक है। कैसा हो जाता है,
कुछ इस शेप का हो जाता है, यहाँ से टूटने वाली स्टेज में आ गया। देखो ये क्या होता है, टूटा नहीं, ऐसे है। और अगली स्टेज में क्या होता है, जो इसकी बाहर की जो बॉडी होती है ना, वो भी इसी स्टेज में आ जाती है, टूटने वाली, ऐसे। फिर क्या होता है, न्यूक्लियस टूटा, बॉडी टूटी, दो अमीबा बन गए। ठीक है, क्या हुआ, पहले अमीबा था, न्यूक्लियस टूटने वाली स्टेज में आया, क्या हुआ, फिर तुम्हारे दो अमीबा बन गए। क्या हो गए, दो अमीबा बन गए, जिसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। मतलब एक अमीबा दो अमीबा में टूट गया, एक अमीबा दो अमीबा में टूट गया। तो ये हमारा क्या, इन्हें हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल। देखो फोटोकॉपी हो गई ना, फोटोकॉपी की मशीन थी जिसका नाम क्या था, फिजन था। फिजन में उसके जो अंदर वाला पार्ट था वो कौन सा था, बाइनरी फिजन वाला पार्ट था फोटोकॉपी मशीन में। ठीक है, हमने क्या करा, अमीबा नाम का एक ऑर्गेनिज्म उस फोटोकॉपी मशीन में डाला, कॉपी वाला बटन दबाया, क्या हुआ, अमीबा था, टूट गया। अमीबा डाला था, टूट गया, फोटोकॉपी हो गई ना। देखो अमीबा था, मशीन में डाला, कौन सी मशीन में, फिजन वाली में। उस मशीन का पूरा तो सबसे बड़ी मशीन थी, उसका नाम था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसके अंदर हमने फिजन टाइप की एक मशीन थी जिसमें बाइनरी फिजन उसका एक पार्ट था। हमने क्या डाला, अमीबा डाला, कॉपी का बटन दबाया, क्या हो गया, हमारी दो कॉपी हो गई, किसकी, अमीबा की। ये क्या हो गया, हमारा बाइनरी फिजन। समझ आ गया सबको। बाइनरी फिजन में सिर्फ क्या होता है, एक अमीबा दो पार्ट्स में टूटता है, दो में टूटेगा, तीसरे में जाएगा ही नहीं, सिर्फ दो में टूटेगा। अब ये दो फर्दर आगे, ये दो में डिवाइड होगा, ये दो में, फिर जो दो बनेंगे ये किस में होगा, दो में ये हुआ, ये दो में हुआ। अब ये आगे दो में होगा, ये आगे दो में होगा। तेजी देख रहे हो अमीबा की, कितनी तेज तेज बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये होता है अपना अमीबा में रिप्रोडक्शन, क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन, फिजन में बाइनरी टाइप का। अब आता है मल्टीपल फिजन। क्या आता है मल्टीपल फिजन में, क्या आता है अपना एग्जांपल, प्लाज्मोडियम। क्या आता है, प्लाज्मोडियम। क्या आता है एग्जांपल अपना, प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसमें एग्जांपल लिख दिया। ठीक है, क्या आता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है, जो हमारा मलेरिया होता है ना, वो इसी से होता है। जो मच्छर हमारे अंदर डंक मार के छोड़ता है ना, वो प्लाज्मोडियम ही छोड़ता है। ठीक है ना, प्लाज्मोडियम का पैरासाइट छोड़ता है हमारी बॉडी के अंदर। अब जो मलेरिया, हमें पता है कितनी जल्दी जल्दी हमारी बॉडी में उसकी रैपिड ग्रोथ होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। कौन सा फिजन होता है, मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन में क्या होता है, देखो ये हमारा प्लाज्मोडियम था। ठीक है, डायग्राम बाद में मिटा दूंगा मैं, इसी ढंग से देखना। प्लाज्मोडियम था, इसमें क्या था, न्यूक्लियस था। ठीक है ना, अब क्या होता है, इसी के अंदर क्या होता है, धीरे 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 ना फिजन होना स्टार्ट होता है। हमारा जो न्यूक्लियस है उसका फिजन होना स्टार्ट होता है। 1 से 2 बना, 2 से 4 बने, 4 से 8, सॉरी 16, ठीक है 16 बन गए। 16 से 32 बने, यार ऐसे नहीं है ना, कैसे, 16 से 32 बने। ऐसे कर करके क्या होता है ना, हमारे एक सिंगल प्लाज्मोडियम के अंदर काफी सारे प्लाज्मोडियम बनना स्टार्ट होते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम के आने के बाद क्या होता है, जो इसकी ये सेल वॉल है ना, ब्रस्ट फट जाती है भक्त करके। जैसे ये ब्रस्ट हुई, इसमें से प्लाज्मोडियम पूरे हमारे क्या हो गए, हमारी बॉडी में फैल गए। तो एक प्लाज्मोडियम से हमारी बॉडी में कितने प्लाज्मोडियम बन गए, 32 प्लाज्मोडियम बन गए, मल्टीपल फिजन हो गया। तो इसीलिए हमारी बॉडी में जो क्या होता है, मलेरिया का जो पैरासाइट्स होता है इतनी जल्दी ग्रोथ करते हैं। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, मल्टीपल फिजन। समझ रहे हो क्या हो रहा है, मल्टीपल फिजन। ठीक है, क्या हुआ, एक था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32, इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है। और फिर क्या हुआ, ये ब्रस्ट हो गया। फिर जो नया प्लाज्मोडियम बने, 32 प्लाज्मोडियम बने, फिर उनमें से मल्टीपल फिजन होगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते ना हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा प्लाज्मोडियम बन जाते हैं और हम बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं मलेरिया से। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन में क्या था, प्लाज्मोडियम। फिजन 2 टाइप का है, बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी में सिर्फ 2 होता है, जैसे हमारा ये अमीबा था, फोटोकॉपी मशीन में डाला, 2 में टूट गया, ये बाइनरी फिजन है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि हमारा एक प्लाज्मोडियम था, उसके अंदर ही काफ़ी सारे प्लाज्मोडियम बन गए, बाद में पटाई की तरह फट गया, फटक करके, और उसमें से काफ़ी सारे प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में बन गए। ठीक है, समझ आ गया ना इतना।
अब एक ना यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो हमारा अमीबा है वो मल्टीपल फिजन भी करता है, ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में आता है कैसे मल्टीपल फिजन कैसे करता है अमीबा, अमीबा तो हमारा बाइनरी फिजन करता है भैया। क्या होता है ना, जब कभी बाई चांस ऐसी कंडीशन आ गई कि जिस हमारे एनवायरनमेंट में अमीबा है, अमीबा कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, अमीबा है वहाँ पे क्या है, अगर खाने की कमी पड़ गई, खाने की कमी, पानी की कमी, ठीक है, तो अमीबा क्या करता है ना, अपने अंदर ही मल्टीपल फिजन शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और जैसे ही उसको लगता है कि उसके एनवायरनमेंट में खाना पीना आ गया, वो ब्रस्ट हो जाता है और काफ़ी सारे अमीबा बन जाते हैं। बट ये कंडीशन तब आती है जब उसके लिए खाने पीने की कमी आती है, समझ आ गया, वरना वो बाइनरी फिजन ही करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बर्डिंग पे। बर्डिंग क्या होती है, देखो बर्ड सबने देखा है ना, कभी किसी ने अपने घर में आलू देखा है, और आप मान लो तुम कहीं घूमने चले गए, तुम्हारे अपने घर में आलू रख दिया, अब क्या होता है ना, उन आलू में से व्हाइट कलर का बर्ड निकलना स्टार्ट हो जाता है, देखा है ना सबने, सबको पता है ये अपना आलू है। तुम बाहर घूमने चले गए, यहाँ से बर्ड निकलने स्टार्ट हो जाते हैं उसमें से, है ना, हो जाते हैं स्टार्ट। तो वो क्या, वैसे हमारा जो हाइड्रा है ना, उसमें बर्ड निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे समझते हैं, मान लो मैं हाइड्रा हूँ, क्या हूँ हाइड्रा, सुनिए मैं हूँ हाइड्रा। अब मेरे साइड में क्या हुआ, यहाँ से एक हल्की सी ऐसे ऐसे बर्ड निकल गया, ऐसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ऐसे बर्ड निकल गया, क्या निकल गया, बर्ड। अब क्या होता है, बर्ड जो होता है ना, हमारे जो मेन हाइड्रा बॉडी है मेरी, यहीं से क्या करेगा, हमारा खाना लेगा, पानी लेगा, धीरे 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 बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, और पूरा हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, पूरा हाइड्रा बन गया, इसका वेट ज़्यादा हो गया, वेट ज़्यादा हो गया, झुकने लग जाएगा, झुकने लग जाएगा, झुकने लग जाएगा, और एक टाइम पीरियड बाद इसका वेट इतना ज़्यादा हो जाएगा ना, यहाँ से टूटेगा, नीचे गिरेगा और नया हाइड्रा बन जाएगा। समझ आ गया। जैसे हमारा क्या होता है, हाइड्रा होता है ना, उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, मेरी ड्राइंग ना अच्छी नहीं है, तो इसलिए इतने ज़्यादा अच्छे कमेंट मत करना कि भैया आपकी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी है। हमारा हाइड्रा ना कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कैसा ऐसा, यहाँ पे उसके ऐसे, ये अपना हाइड्रा का डायग्राम होता है, ठीक है, ऐसे होता है हाइड्रा का। बुक में देखना, साथ साथ ना बुक खोल के रखो, उस पर देखो डायग्राम, ठीक है। हाइड्रा का डायग्राम में यहाँ से क्या हुआ, एक छोटा सा बर्ड निकला, क्या निकला, अब ये बर्ड क्या होता है, इस मेन हाइड्रा की बॉडी से न्यूट्रिशंस को लेगा, धीरे धीरे डेवलप होगा। पहले इतना सा, ये मान लो ये बर्ड था, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और पूरा हाइड्रा बन गया। क्या बन गया, पूरा हाइड्रा। हाँ ऐसे है ना हाइड्रा, ऐसे पूरा हाइड्रा बन गया। क्या बन गया, पूरा हाइड्रा, देख रहे हो, पूरा हाइड्रा बन गया ना। अब इस वाले हाइड्रा का वेट क्या है, इस बर्ड से ज़्यादा ही होगा भाई, दिख रहा है सबको, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ऐसे झुकना स्टार्ट हुआ, ऐसे सॉरी ऐसे झुकना स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम बाद ये इतना झुक गया कि यहाँ से टूट गया और नया हाइड्रा बन गया, दिख रहा है। फिर अब क्या हुआ, यहाँ से दूसरा, अब इस हाइड्रा से फिर से बर्ड निकला, ठीक है। मान लो ये हाइड्रा था, ठीक है ना, क्या था, हाइड्रा। हम हाइड्रा बनाते हैं, क्या था, क्या है, हाइड्रा है, फिर से इसमें बर्ड निकला, ठीक है। अब क्या हुआ, बर्ड निकला, इसने बर्ड निकला, खाना खाया, खाना खाया, खाना खाया, खाना खाया, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, फिर से बड़ा हो गया, ओ सॉरी बड़ा हो गया ना, फिर से क्या हुआ, भारी हो गया, टूट गया, क्या बन गया, नया हाइड्रा बन गया, ठीक है। तो यही होता है, मेन हाइड्रा था, बर्ड निकला, उसने यहाँ से मैच्योर होने के लिए खाना पीना खाया और मस्त हो गया, जैसे ही बड़ा हुआ, वेट बढ़ा, टूट गया, नीचे गिर गया, नया हाइड्रा बन गया। फिर क्या हुआ, इसमें भी बर्ड निकला, ठीक है, इसमें भी बर्ड निकला, फिर वो हाइड्रा, उसने मैच्योर होने के लिए उसने खाना पीना खाया, मस्त चिल मार के बड़ा हुआ फ्री फंड में, और नीचे गिर के नया हाइड्रा बन गया। तो हाइड्रा में क्या होती है, बर्ड फॉर्मेशन होता है। हाइड्रा में क्या होता है, बर्ड फॉर्मेशन होता है, समझ आ गया ना। उस बर्ड फॉर्मेशन से क्या होता है, नया हाइड्रा बन जाता है। अब अगला आता है स्पोर फॉर्मेशन। क्या आता है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है ना यार, स्पोर फॉर्मेशन तुम्हें पता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि स्पोर फॉर्मेशन जो हमारा रिप्रोडक्शन का टाइप है सेक्शन का, ये सबसे बेस्ट क्यों माना जाता है। फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में स्पोर फॉर्मेशन को सबसे बेस्ट क्यों माना गया है, वो देखते हैं, देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ना डायग्राम बनाते हैं, इसका राइजोपस का ऐसे होता है, ठीक है, ये हमारी लेयर है, इसके नीचे इसके रूट्स टाइप की है, ठीक है।
या इसे जो हमारा ये इंस्ट्रक्शन इसे हम कहते हैं हाइपा। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है ना, बुढ़िया के बाल सुने, देखे सबने बुढ़िया के बाल क्या होता है, ऐसा ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा होता है, ऐसे मतलब गोल सा होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे मतलब वाइट कलर कुछ निकल, हम बुढ़िया के बाल कहते हैं। सुना होगा शायद, किसी ने सुना होगा, सबने भी सुना होगा। तो वैसे ही क्या होता है ना, इसके अंदर काफी सारे स्पोर टाइप के बन जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ये मैच्योर होता है, ये क्या होता है, ये तो हवा मोड़ रहा है, यहाँ से टूटा हवा मोड़ गया। ठीक है, या क्या होगा, ब्रश हो जाएगा, और जो इसके अंदर छोटे छोटे राइजोपस के शीट्स है ना, बीज है, वो क्या होंगे, हवा में फैल जाएंगे और नया राइजोपस बन जाएगा उनमें से। ठीक है, यह होता है जो बुढ़िया के बाल होते हैं ना, वो कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, उनसे तुम रिलेट कर सकते हो। दूसरा, अब जो हमने देख रहे हैं क्या होता है भाई, हमारा हाइपा होता है, उसके ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हमारे स्पोर फॉर्मेशन होता है, मतलब स्पोर्स बनते हैं, उससे हमारा नया राइजोपस बनने के लिए स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे ही हमारा फुल मैच्योर हो गया, बल्ब ब्रस्ट हो जाता है और यहाँ से नए नए क्या होते हैं, राइजोपस बनने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से स्पोर्स निकले, वो क्या होते हैं, नए उसमें क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, जनरेट नहीं जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, जर्मिनेट होता है नए नए किसमें, राइजोपस में। ये आजकल हमारा फंगस होता है, ब्रेड। तो क्या हुआ, ये ब्रस्ट हुआ, ब्रस्ट होने के बाद जो नए स्पोर्स है ना, वो हमारे नए राइजोपस में जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इससे हमारा क्या बन गया, नया राइजोपस बन गया। तुम्हें ब्रेड रखना, एक काम करना, ब्रेड लेना, उसे 2-3 दिन बाहर रख देना, क्या होगा, उसमें ना फंगस लग जाती है ना फंगस, वो फंगस सही होता है। फंगस किससे होती है, हमारे स्पोर फॉर्मेशन से ही होती है। समझ आ गया। अब इसे सबसे बेस्ट क्यों माना गया है, जो हमारे स्पोर उड़ के गए हैं, जब तक उन्हें एक सुटेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिल जाता उनके हिसाब से, तब तक वो नया राइजोपस नहीं बनाते। मॉइस्चर नहीं मिल जाता जब तक उन्हें, वो तब तक नया राइजोपस नहीं बनाते। तो सबसे अच्छा रिप्रोडक्शन माना गया है इसे। ठीक है ना, सबसे प्रोटेक्टिव रिप्रोडक्शन माना गया है इसे। ए सेक्शन में पेपर में क्वेश्चन पूछता है, तो हमें क्या लिखना है उसमें, कि जो हमारा स्पोर फॉर्मेशन, जो हमारे से रिप्रोडक्शन होता है, तो जो हमारे स्पोर्स उड़ के गए हैं ना, जब तक उन्हें सुटेबल उनकी कंडीशन के हिसाब से एटमॉस्फेयर नहीं मिल जाता, मतलब मॉइस्चर वाला एटमॉस्फेयर नहीं मिल जाता, वो आगे डेवलप नहीं करते। बात खत्म, फाइनल। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो एक बात याद रखना, जो फ्रेगमेंटेशन होता है ना, सेल्स के लेवल पे होता है, और ये हमारे ऑर्गन्स के। ठीक है, कैसे ऑर्गन्स के उसमें और कैसे सेल्स के उसमें, वो देखते हैं। हमारा जो स्पाइरोगायरा है ना, तो मैं पहले समझाता हूँ, उसके बाद आगे बताऊंगा क्या है। हमारा स्पाइरोगायरा का डायग्राम ना कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसा होता है स्पाइरोगायरा दिखने का। इस स्पाइरोगायरा को हमने क्या करा, सॉरी तुम्हें ऐसा समझ नहीं आएगा ना, तो हम इसको बनाएंगे आइस से। यह अपना स्पाइरोगायरा था, इस स्पाइरोगायरा को क्या करा, हमने तोड़ दिया। देखिए कितने सारे टुकड़े कर दिए। अब तो इसका हर एक टुकड़ा टूटा हुआ है, उससे क्या बन जाएगा, नया स्पाइरोगायरा। बात खत्म, फिनिश। क्या समझ नहीं आया भैया, समझो क्या है। हमें पता है हमारी बॉडी सबसे पहले किससे बनती है, सॉरी कोई भी ऑर्गेनिज्म सबसे पहले क्या बनता है, सेल। उस सेल से क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनते हैं, तो हमें पता है ना क्या होता है, कि जो हमारा एक सेल है, सॉरी ग्रुप्स ऑफ सेल हमारे क्या बनाते हैं, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है हमारा, ऑर्गन। ठीक है, तो सेलुलर लेवल मतलब क्या है, कि फ्रेगमेंटेशन में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेल्स तक के लेवल्स पे तोड़ दे,
या काट दे या निचोड़ दे, दबा दे, कुछ भी कर दे सेल्स के लेवल पे। मान लो ये हमारा स्पायरोगायरा था, हमने इसको सेल्स के लेवल पर काट दिया, हमारा एक सेल ये बना, एक सेल ये बना, एक सेल ये बना, एक ये बना, एक ये बना। ऐसे करते करते हमने उसको पूरे सेल्स के लेवल पर तोड़ दिया। हाँ वो ऑर्गन था पूरा, उस ऑर्गन के पहले हमने टिश्यू तोड़ा, फिर टिश्यू से उनको सेल्स के लेवल पर तोड़ दिया। तो जितने हमारे सेल्स टूटे हैं ना, उनसे एक नया स्पायरोगायरा बन जाएगा। ठीक है, नया स्पायरोगायरा बन जाएगा। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो भी चीज होती है ना, जो भी ऑर्गन हमारा टूटता है ना, वो सेल्स के लेवल पर टूटता है और उस सेल से एक नया स्पायरोगायरा बनना स्टार्ट हो जाता है। अब एक बात याद रखना, अगर अभी सेल्स, ये हमारा सेल है, हम इस सेल को भी तोड़ दें तो हमारा स्पायरोगायरा नहीं बनेगा, हमारा फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। याद रखना ये बात। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, हम किसी भी जो यहाँ पे स्पायरोगायरा, कोई और भी अगर एग्जांपल है उसको हम सेल्स तक के लेवल पर तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सेल्स के लेवल पर तोड़ते हैं। आप जो हर एक सिंगल सेल टूटा है उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा पूछता है कि हम उस सेल को भी तोड़ दें तो हमारा क्या स्पायरोगायरा बनेगा, क्या हमारा फ्रेगमेंटेशन होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब तुम अगर सेल को भी तोड़ दोगे बचेगा क्या यार उसमें? न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, ये सब तो बचता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ भी मतलब, है ना। तो अगर हम इस पूरे सेल को भी तोड़ देंगे बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। तो कहाँ से बनेगा हमारा नया ऑर्गेनिज्म? इसलिए ना हम सिर्फ स्पायरोगायरा में सेल्स के लेवल पर तोड़ते हैं, सेलुलर लेवल पर तोड़ते हैं और नया स्पायरोगायरा बनाते हैं। समझ आ गया ना? इतना क्लियर है? अब आता है हमारा प्लेनेरिया रीजनरेशन का, जिसमें मैंने ऑर्गन्स लिखा है। अब क्या होता है, छिपकली सबने देखे है, सबके घर में छिपकली है, फड़फड़ाती रहती है, जिससे लड़कियां डरती हैं छिपकली और कॉकरोच से। सिर्फ फिल्मों में डरती है और नाटकों में डरती है, रियल लाइफ में नहीं डरती। तो क्या होता है देखो, छिपकली थी, ये छिपकली थी, उसकी पूंछ थी, उसकी पूंछ कट गई। कैसे भी कर सकती है, तो किसी इंसान ने जानबूझ के काट दिया, एक्सीडेंटली कैसे भी कट गई, पूंछ कट गई। ठीक है, अब जो पूंछ गिरी पड़ी है, सॉरी पूंछ तो गिर गई, हाँ जो पूंछ गिरी है, कटी हुई पूंछ है, ये तो मर गई। ठीक है, लेकिन अब जो छिपकली थी उसकी नई पूंछ आ जाती है कुछ टाइम बाद, सबने देखा है, सबने देखा होगा ये। ठीक है, तो पूंछ क्या था? सेल था? नहीं। टिश्यू था? नहीं। पूंछ क्या थी? उसकी एक ऑर्गन थी। क्या थी? समझ आ रहा है? तो हमारा रीजनरेशन में क्या होता है ना, जो हमारा प्लेनेरिया है, मान लो मैं प्लेनेरिया हूँ। ठीक है, वैसे मैं प्लेनेरिया नहीं हूँ, मैं अक्षय हूँ। तो ये मान लो मैं प्लेनेरिया हूँ, इस प्लेनेरिया को हमने कुछ पार्ट में तोड़ दिया ऑर्गन्स में। जैसे ये प्लेनेरिया, ये इसका ऑर्गन्स है ना, ये प्लेनेरिया के ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स मैंने तोड़ दिया, ये ऑर्गन मैंने तोड़ दिया। यहाँ से नहीं तोड़ूंगा मैं, वरना मर जाऊँगा मतलब मैं मर जाऊँगा, प्लेनेरिया नहीं मरेगा। यहाँ से मैंने तोड़ दिया, यहाँ से मैंने तोड़ दिया, पैर अलग कर दिया, सब निकाल के मैंने साइड फेंक दिया। अब क्या होगा, जैसे हमने फिल्मों में देखा है ना, साउथ इंडियन फिल्मों में, यार सॉरी किसी को बोलना हो, हमने क्या देखा है, जो हमारे कार्टून्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गन कॉकरोचेस देखते हैं, सबके सब ऑर्गन कॉकरोचेस में क्या होता है, कॉकरोच को फट 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 ऐसे मार देता है ना। कैसे मार देता है? अब तुम्हारा कॉकरोच है यार, ठीक है, अब तुम उसके ऊपर वो जाली वाला जो आता है जिससे मारता है, वो पता नहीं क्या कहता है उसे, जिससे ही मारता है वो, उससे वो मारता है, वो कॉकरोच में, मतलब वो कॉकरोच टूटता है ना, तो उसमें से मतलब वो ऐसे जिसमें जितने उसमें होल्स होते हैं, उस होल्स में से कॉकरोच बाहर निकल जाता है और फिर से वो कॉकरोच जितना हो जाता है। तो रीजनरेशन में यही होता है। मान लो मैं प्लेनेरिया हूँ, मुझे मारा, ठीक है, मुझे ऑर्गेनिक किसी उससे मारा, टक करके मार दिया, मेरा हाथ अलग, याला हाथ अलग, पैर अलग, गर्दन अलग, सब अलग अलग पड़ा हुआ है, उससे क्या हुआ, एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा, एक नया अक्षय तिवारी बन जाएगा। जैसे ऑर्गन कॉकरोचेस में होता है ना, वो मारता है, ठीक है, कभी उनका हाथ टूट जाता है, कभी उनमें पूरे छेद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो जिंदा हो जाते हैं। तो रीजनरेशन में क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन जब टूटता है या बॉडी से डिटैच होता है तो एक नया ऑर्गन बना देता है, एक नया प्लेनेरिया बना देता है, ठीक है, एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। रीजनरेशन में क्या होता है, ऑर्गन्स का खेल होता है, उसमें टिश्यू पे होता है, उसमें सेल्स के लेवल पे हम नहीं जाते, उसमें या तो ऑर्गन्स होते हैं या टिश्यू होते हैं, सेल्स वाले लेवल पे हम नहीं जाते, सिर्फ किस पे जाते हैं, ऑर्गन्स पे। समझो एक बार इसे डायग्राम के साथ, ठीक है, तो ज़्यादा क्लियर होगा। हंसी मजाक तो हो गया, आप इसको समझते हैं, ठीक है, डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा तो ठीक है, देख लेना। ये अपना प्लेनेरिया है, ऐसा कुछ प्लेनेरिया होता है, ठीक है, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है और ये बीच वाला पार्ट है इसका। अब मैंने क्या करा, इस प्लेनेरिया को तोड़ दिया, काट दिया, क्या हुआ, एक पार्ट ये बना,
एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना, ये एक नया प्लेन एरिया बना देगा, ये एक नया प्लेन एरिया बना देगा, ये एक नया प्लेन एरिया बना देगा। तो क्या हुआ है, हमने यहाँ पे ऑर्गन से डिटैच करा है। पहले हमने इसका हेड डिटैच करा, फिर हमने इसकी टेल डिटैच करी, बीच में इसका स्टमक बचा। तो टेल से एक नया प्लेन एरिया बन गया, स्टमक से एक नया प्लेन एरिया बन गया, हेड से एक नया प्लेन एरिया बन गया। इसमें हमने क्या करा है, ऑर्गन्स को डिटैच करा है। ठीक है, एक बात याद रखना, जो हमारा प्लेन एरिया होता है इसमें एक फिक्स पॉइंट होते हैं, कुछ फिक्स सेल्स होते हैं। ठीक है, जहाँ से काटने पर नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, आप मान लो छिपकली है, छिपकली वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती, बट एग्जाम्पल लेते हैं, छिपकली थी, तुमने उसको बीच से काट दिया, क्या नई छिपकली आएगी? बेचारी मर जाएगी, पेट अलग हो जाएगा, नीचे का हिस्सा अलग हो जाएगा, कहाँ से आएगी नई छिपकली? तुमने उसका पेट काट दिया, है ना, पेट काटने मतलब पेट काट, तुमने उसको पेट में से बीच में से कट कर दिया, तो नई छिपकली नहीं आएगी। बट अगर तुम उसकी पूंछ काट दोगे तो क्या होगा, नई पूंछ आ जाती है, क्योंकि उसके जो सेल्स है, जो हम उसके पूंछ के जो सेल है ना, उसके टेल के, उनमें क्या पावर है, रीजनरेशन की पावर है सेल्स में, बट उसके स्टमक में नहीं है यार। तो हम उसको स्टमक में से काटने से नई छिपकली नहीं आएगी। तो जो हमारा प्लेन एरिया है इससे कुछ फिक्स पॉइंट होते हैं। मान लो, क्या मान लो भैया, बताता हूं। मान लो ये हमारा प्लेन एरिया है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने एज्यूम करा ये इसका फिक्स पॉइंट है और एक ये इसका फिक्स पॉइंट है, मतलब ये जो ये है ना, ये जो इसका पार्ट है ना प्लेन एरिया का, यहाँ पे क्या है, जो इसके सेल्स है उनमें रीजनरेशन की पावर है, मतलब ये फिक्स पॉइंट है जहाँ से काटने पर नया प्लेन एरिया क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है, बट मैं क्या करता हूँ, कैंची लेता हूँ, सॉरी कैंची नहीं, हमने क्या ली, ब्लेड ली, इसको मैंने ऐसे काट दिया। ठीक है, सॉरी, इसको मैंने ऐसे काट दिया, तो क्या नया प्लेन एरिया आएगा? कैसे कट, अब देख बच्चे क्या आएगा, क्योंकि इसका इस पॉइंट पर रीजनरेशन की पावर है, इस पॉइंट पर रीजनरेशन की पावर है, बट जो इसका ये वाला पॉइंट है, इस वाले सेल पे रीजनरेशन की पावर है नहीं है, तो नया प्लेन एरिया नहीं आएगा। अब मैं इसको ऐसे काट देता हूं, क्या तब आएगा भाई, बचेंगे, हाँ यहाँ पे पावर है, यहाँ पे पावर है, बट जो इसका बीच वाला पार्ट है यहाँ पे पावर है नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, यहाँ रीजनरेशन की पावर है, यहाँ रीजनरेशन की पावर है, बट याले पार्ट में कहाँ है यार, याले पार्ट में कहाँ पे है, याले पार्ट में कहाँ पे है, तो नया प्लेन एरिया नहीं आएगा। ये समझने की कोशिश करो। ठीक है, प्लेन मतलब जो रीजनरेशन होता है उसमें कुछ फिक्स ऑर्गन या फिक्स सेल्स होते हैं जिनमें रीजनरेशन की पावर होती है, बट फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, पूरे जितना पूरा ऑर्गेनिज्म है ना उसके हर स्टेप में मतलब फ्रेगमेंटेट करने की पावर होती है, नया ऑर्गेनिज्म बनाने की पावर होती है। ये इनके बीच में डिफरेंस है। दूसरा क्या डिफरेंस है इसमें, टाइम क्या होता है, no time taken to make new, so 2 मिनट इसको मिटा रखो पहले। दो मिनट सही से। हाँ, पहला क्या होता है कि सेलुलर लेवल पे होता है, यहाँ पे ये ऑर्गन्स या टिश्यू के लेवल पे होता है सेल्स के लेवल पे भी है, बट क्या होता है सेल्स के लेवल पे कैसे होता है, जैसे मैं तुम्हें अभी एग्जांपल के साथ बताया था, ये कुछ सेल्स में खाली पावर्स होती है रीजनरेशन करने की, बट यहाँ पे क्या होता है पूरा सेलुलर लेवल पे होता है। दूसरा क्या होता है, यहाँ पर टाइम टेकन नहीं लगता। अगर ये हमारा प्लेन एरिया है, मैंने इसके टुकड़े कर दिए, जो इसका एक इंडिविजुअल जो सेल टूटा है ना, इससे नया प्लेन और स्पैरो वगैरह बनने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, बट ये क्या करता है, टाइम लेता है। समझ आ गया दोनों के बीच में डिफरेंस? ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होगा ना तो एक बार ना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ताकि मैं वो डाउट क्लियर कर सकूं, क्योंकि यहाँ बच्चों को डाउट्स आते हैं। ठीक है, या कोई भी चीज़ ऐसी होगी ना तो कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता चले। ठीक है ना, अगली बार जब मैं किसी को बताऊँ तो मैं वहाँ पर थोड़ा अच्छा बताने की कोशिश करूँ। बताया मैंने जितना क्लियर कर सकता था मैंने क्लियर कर दिया है, बट ये अभी भी किसी को समझ नहीं आएगा तो एक बार कमेंट कर देना, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, और अगर तुम्हें इस चैप्टर मतलब हर चैप्टर के नोट्स चाहिए ना तो कमेंट कर देना, या फिर जो हमारा वहाँ पे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में नंबर दे
मैसेज कर देना, हम ना तुम्हें ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। उस ग्रुप में क्या है, नोट्स और टेस्ट आते रहते हैं, समझ आ गया। तो यहाँ पे ना एसेक्सुअल का मोस्टली पार्ट खत्म हो गया है। अब यहाँ पे जो आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट आता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसमें होता है, प्लांट्स में होता है। तो चलो अब ना हम स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी तक हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे ना, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप बचा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है ना, ये प्लांट्स में होता है। अभी तक हमने क्या देखे थे, एनिमल्स देखे थे ना, है ना। अभी किस में होता है, प्लांट्स में होता है। दो टाइप का होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। सबसे पहले नेचुरल देखते हैं। नेचुरल के अंदर हमारे 3 टाइप आते हैं ना, 3 टाइप से हो सकता है, मतलब 3 टाइप यानी 3 तरह से हो सकता है। किसके अंदर, नेचुरल में वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे पहले आता है बाय लीव्स। सर लीफ से कैसे हो सकता है, लीफ कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय स्टेम, स्टेम भी कर सकते हैं, और बाय फ्रूट। आप देखते हैं करते कैसे। हमने क्या हुआ, जैसे ना हमारा एग्जांपल है बाय लीफ का ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम क्या होता है, हमारा एक प्लांट है, ठीक है, उसका ना लीफ होता है जो ऐसे करके आई से, ये उसका लीफ है। अब क्या होता है ना, इस लीफ के साइड में ना थोड़े छोटे बड से आने लग जाते हैं, बड। जैसे हमने किस में देखा था, बडिंग में देखा था ना, वैसे इसमें क्या होता है, बड आने स्टार्ट हो जाते हैं साइड साइड में, ठीक है। अभी है ना जो हमारा लीव है प्लांट से अटैच है, डिटैच नहीं हुआ, अभी अटैच्ड है, ठीक है ना उससे। तो इसमें क्या होगा, ऐसे से थोड़े छोटे से क्या आने लग गए, बर्ड्स आने लग गए। अब क्या होता है, जैसे इसमें बर्ड्स है, तो अब क्या हुआ, बाई चांस हवा चली, कुछ भी हुआ, ये प्लांट क्या हुआ, लहरता हुआ नीचे गिर गया। अब लहरता हुआ जब ये नीचे गिरा, ये नीचे गिर गया यहाँ पे, ठीक है। ये इसमें बर्ड्स आ रखे हैं, ये लहरता हुआ नीचे गिर गया। जहां ये गिरेगा उसके ऊपर हवा आई, हवा चलेगी, धूल मिट्टी जमेगी, पानी गिरेगा, बारिश होएगी, सब होता रहेगा, ये कवर हो जाएगा। और कुछ टाइम बाद जो ये बर्ड्स है ना, ये नए प्लांट में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे, नए प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे क्या निकल गए, नए प्लांट निकल गए। तो ऐसे बाय लीव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एग्जांपल क्या है, ब्रायोफिलम कैसे हो रहा है, लीफ से कैसे हुआ, लीफ में बर्ड आए, ये जैसे लीव्स हमारा नीचे गिरा, ये बर्ड्स हमारे क्या हुए, फर्दर ग्रो हुए, किसमें, हमारे प्लांट में, नए प्लांट में ग्रो हुए, ठीक है। ये तो हमारा हो गया बाय लीव्स। अब इसके बाद बारी आती है बाय स्टेम। अब बाय स्टेम कैसे होता है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, जिंजर, अपना हमारा अदरक, और हमारा पटेटो मतलब आलू, ठीक है। स्वीट पटेटो नहीं, सिर्फ पटेटो, जिसकी हम सब्जी खाते हैं ना, खाते तो स्वीट पटेटो की भी है, बट हम पटेटो लेके चलेंगे, यहाँ पे मोस्टली सब पटेटो ही खाते हैं, ठीक है। ये हमारा आलू है, ठीक है, ये हमारा क्या है, आलू, नॉट भालू, इट्स आलू। आप तुमने देखा होगा हमारे ना आलू में ऐसे कुछ होता है, ऐसे हो ना, उसमें आंखें बनी होती है बहुत सारी, ऐसे, ठीक है, उसमें आंखें बनी हुई है, बहुत सारी आंखें हैं इसकी, ठीक है ना। अब क्या, जैसे स्पाइडर के होते हैं ना बहुत सारी आंखें, मतलब 8 आंखें होती है स्पाइडर की, है ना। अब तुमने मक्खी देखोगी, मक्खी के भी आंखें देखने ऐसे 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 बहुत सारे वो होते हैं उसमें, ठीक है। तो अब क्या है, हमारा आलू है, ये इसकी आंखें। अब तुमने क्या करा, कुछ टाइम तक एक आलू को ना, मान लो तुमने आलू है, जहाँ तुम आलू रखते हो ना, जिस जगह पे भी घर में अपने, वहां से एक आलू उठाए कहीं फेंक देना, बेड के नीचे या किसी के भी नीचे। कुछ टाइम बाद उस आलू को बाहर निकालना, तो क्या होगा ना, जो उसकी यहाँ आंखें है ना, इनमें क्या होगा, ऐसे बर्ड्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, छोटे छोटे से वाइट कलर के, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। करके देखना, अगर किसी को नहीं पता ना तो करके देखना आज, ठीक है ना, पता चल जाएगा। तो इसमें ऐसे बर्ड्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें भी बर्ड्स निकले, इसमें भी बर्ड्स निकले। अब तुमने क्या किया, जैसे इसमें बर्ड्स निकले, इस आलू को पकड़ा, मिट्टी में रख दिया, नया आलू का प्लांट उग जाएगा। सिर्फ एक आलू से कितने सारे प्लांट उग जाएंगे। तो ये बाय स्टेम होता है, क्योंकि आलू हमारा क्या है, स्टेम है, और ये तो लीफ है, सबको पता है। और पटेटो, स्वीट पटेटो क्या होता है, हमारा रूट होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले लीव्स में ब्रायोफिलम था। कैसे वो ब्रायोफिलम में, लीव्स में छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ से डिटैच होकर नीचे गिरा, नए प्लांट आ जाते हैं इस बर्ड्स में से, ठीक है। ऐसी बाय स्टेम में जिंजर आता है, हमारा पटेटो आता है, ठीक है। जिंजर पटेटो कुछ भी ले लो, दोनों में से क्या होता है, ऐसे बर्ड्स निकलते हैं हमारे, उसमें होल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ना एक कैविटी टाइप की बनी होती है, ऐसे देखना, कैविटी बनी होती है एक छोटी सी, जिंजर्स में भी और पटेटो में भी कैविटी बनी होती है। जैसे ही इसको तुम कुछ टाइम के लिए रख देते हो ना कहीं पे भी, ठीक है ना, तुमने इसको यूज नहीं करा, बिना मिट्टी के भी, ठीक है, तो ये कैविटी में से क्या होता है, हल्के हल्के बर्ड्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं,
जड़ जैसे निकलने स्टार्ट हो जाती है, रूट्स टाइप की। तो अगर तुमने इसको उठा के कहीं रख दिया तो नया जिंजर, नया पोटैटो उग जाता है। ठीक है, समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है बाय रूट्स। बाय रूट्स में हमारे पास एग्जांपल क्या है? स्वीट पोटैटो। ठीक है, सबने खाया हुआ, चुकंदर कहते हैं ना इसको, स्वीट पोटैटो, है ना। बचपन में पहले हम चुकंदर खाते थे, फिर जीभ दिखा रहे थे किसकी जीभ ज़्यादा लाल है, ऐसे करके। ठीक है, तो वही है स्वीट पोटैटो में क्या होता है ना, इसका भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी हमारे ऐसे बर्ड्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, लंबे लंबे ऐसे, जैसे रूट्स होती है ना, ऐसे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको पकड़ा, मिट्टी में डाल दिया, हमारा नया स्वीट पोटैटो का प्लांट उग जाता है। ये हमारा नेचुरल था, जो नेचर अपने आप करता है। ठीक है ना, ये सब क्या होता है? नेचुरली होता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। ठीक है, हम ना प्लांट को गिराते ना ऐसे बर्ड्स उगाते ना, हम जो बोलते हैं नीचे गिर जा, ये सब नेचुरल होता है। ठीक है, अब हाँ तुमने अगर पेड़ हिला रहे जाके तब तो गिरेगा, वो हमने करा है, बट है नेचुरली। ठीक है ना, ये पूरी प्रोसेस क्या होती है? नेचुरल प्रोसेस होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में हमारे ये वाले पार्ट्स आते हैं। आर्टिफिशियल में क्या होता है ना कि हम खुद से करते हैं। हम खुद से कैसे कर रहे हैं बताते हैं भाई, कैसे कर रहे हैं। हमारे 4 पार्ट है इसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। सबसे पहले कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कटिंग क्या होता है। किसी के घर में अगर गुलाब का पौधा होगा ना, ऐसा खोद के देखना क्या उसकी जड़ें होती है, या अगर गुलाब का बीज फूल तोड़ना, रोज का सबने देखा होगा, रोज तो वैसे उसे तोड़ना, उसको देखना कि अंदर तुम्हें पॉलिनेट्स वगैरह दिखते हैं, नहीं दिखते। ठीक है, जो हमारा रोज होता है ना, वो रिप्रोडक्शन करता है, बट एसेक्सुअल करता है। एसेक्सुअल में कौन सा पार्ट? वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला पार्ट। रोज हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है, प्लांट, बट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। तो ये एसेक्सुअल में इसकी ग्रोथ कैसे होती है? कहीं भी अगर तुम्हें रोज का पौधा दिखेगा ना, उसकी एक टहनी काट के ले आना, ठीक है, और उसे मिट्टी में डाल देना, क्या होगा? नया रोज उग जाएगा। क्यों? कटिंग। अब शुगर केन लेके आना, गन्ना सबने खाया होगा, चीनी सब खाते हैं, किससे बनती है? शुगर केन से बनती है, सबको पता है। आप जो गन्ना है ना भाई, तुमने कभी उसका सीड्स देखे? गन्ना जब खा दो तुम्हें, तोड़ तोड़ के मुंह में बीज आते हैं तुम्हारे? नहीं आते। तो उसमें क्या होता है? गन्ने को काटा, जहां तुम्हें लगाना है वहां मिट्टी में ऐसे लगा दिया और नया गन्ना उग जाता है। ठीक है, तो कटिंग से ऐसे होता है। जैसे तुम्हारा ये हमारा रोज है ना, ये मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है, ये हमारा रोज है ऐसे। ठीक है, अब तुमने क्या करा? इसकी टहनी काटी यहाँ से, ठीक है, काट दी, और इसको यहाँ मिट्टी में डाल दिया। किस में डाल दिया? मिट्टी में। कुछ टाइम बाद क्या होगा ना, इसमें ऐसे रूट्स आने लग जाएगी और ये नया रोज का प्लांट बन जाएगा। ठीक है, ऐसे शुगर केन में भी होता है। फिर हमारा आता है ग्राफ्टिंग का, सबसे बढ़िया। ग्राफ्टिंग में सबसे ज्यादा मजा आता है। ठीक है, ग्राफ्टिंग क्या होती है? देखो, अब मैं कहता हूँ तुम्हारे घर के बगल में एक बगीचा है जिसमें आम उगते हैं। ठीक है, उसमें 2 टाइप के आम के पेड़ हैं। एक में आते हैं आम, क्या होते हैं तुम्हारे? छोटे आते हैं, ठीक है, और मीठे आते हैं। ठीक है, एक है तुम्हारा दूसरे टाइप का पेड़ जिसमें आम बहुत बड़ा आता है, बट वो बिल्कुल मीठा नहीं होता। तो यार क्या फायदा? छोटे आम खाओ, मीठे से एक बारी में खत्म। बड़ा आम खाओ, उसको कुछ टेस्ट ही नहीं है, क्या मजा आएगा आम खाने में? पूरा मतलब टेस्ट खराब। तो अब उस टेस्ट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ग्राफ्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग होती क्या है? समझ नहीं आया भैया? क्या होता है? मान लो मैं कहता हूँ तुम्हारा ये एक स्टेम है तुम्हारा, और ये तुम्हारा दूसरा स्टेम है। दो स्टेम है। जो ये ग्रीन वाला है ना, ये किसका है? जिसमें तुम्हारा आम छोटे आते हैं और मीठे आते हैं। ये जो वाला है वॉलेट हमारा पर्पल कलर जैसा, ये किस चीज का है? ये हमारा इसमें जिसमें आम बड़े आते हैं और मीठे नहीं आते। हमने क्या करा? इस स्टेम को यहां से काटा, ठीक है, इस स्टेम को यहां से काटा, दोनों में से एक एक स्टेम काट ली, कोई भी स्टेम काट ली। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कहां से काटना, कोई भी ब्रांच काट ली, काट दिया, इसकी ब्रांच काट दी। अब हमने क्या करा? इसको उठा के यहाँ लगा दिया, इसको उठा के यहाँ लगा दिया। क्या बोलो भैया, समझ नहीं आया? इसको उठा के यहाँ लगाया ऐसे, ठीक है, और इसको उठा के यहाँ पर लगा दिया। मतलब एक्सचेंज कर दिया हमने ब्रांच का। ठीक है, इसका काट के हमने ब्रांच इसमें लगा दी, इसकी ब्रांच काट के इसमें लगा दी, और ने टाई कर दिया। क्या कर दिया? टाई मतलब बांध दिया। ठीक है, हमने इन्हें क्या कर दिया? बांध दिया। अब हम इनके अंदर जो हमारी ब्रांच है, हमें पता है हम सेल से बने हैं, सेल के बाद टिश्यू से, है ना। तो जो इनके अंदर के सेल्स है ना और टिश्यू है, वो तो मरे नहीं है अभी। हमने क्या करा है? अटैच कर दिया। जब इनको बांधा हमने, तो क्या हुआ? जो टिश्यू था ना वो एक्सचेंज हुआ। यहाँ के टिश्यू कुछ यहाँ गए, यहाँ के कुछ टिश्यू यहाँ आए, तो इससे क्या हुआ? वैरायटी, मिक्स वैरायटी बन गई हमारी। दोनों क्या बन गई? मिक्स वैरायटी। अब जो आम आएंगे ना, बहुत ज़्यादा चांसेस है, 90% चांसेस है कि जो आम आएंगे या तो मीडियम साइज के आएंगे, और कैसे आएंगे? मीठे आएंगे। और अगर जो बड़े हैं, अगर वो छोटे आएंगे तो कैसे आएंगे? मीठे आएंगे। मतलब हमने क्या कर दिया? एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर दिया। जब हम 9th चैप्टर पढ़ेंगे ना हेरिडिटी वाला, तुम्हें तब ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा।
बस अभी ये समझो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, हमने किसी एक की स्टेम काटनी है, उसको दूसरे प्लांट में लगा देना ताकि जो इसके कैरेक्टरिस्टिक थे ना वो दूसरे प्लांट में भी आ जाए। ठीक है, समझ आ गया? ये होता है हमारा ग्राफ्टिंग। मैंगो एप्पल किसी भी उसमें कर दो तुम प्लांट में, ऐसे कोई इसमें वो नहीं खाली मैंगो में कर सकते, किसी में भी कर सकते हैं। फिर आता है लेयरिंग। अब लेयरिंग में क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, हमने क्या करना है, हमारी प्लांट है, हमारी नहीं हमारा प्लांट है, उसकी ना चुटियां निकल दिया है ना, उसकी चुटियां पकड़ के ऐसे नीचे को खींच दी। मतलब समझ नहीं आया, ये हमारा प्लांट है। ठीक है, देखते हैं, ये हमारा प्लांट है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, जो इसकी यानी जो ब्रांच जा रही है ना ये प्लांट की नीचे ही मिट्टी में, ठीक है, इसको मैंने पकड़ा, ऐसे मोड़ के नीचे को कर दिया। मतलब समझ नहीं आया, ये ऐसे सीधा था ना, मैंने इसको पकड़ा ऐसे करके ऐसे कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसकी एक टहनी को पकड़ के ऐसे नीचे करा और इसको मिट्टी से दबा दिया। क्या करा, मिट्टी से दबा दिया। कुछ पार्ट मिट्टी से दबा हुआ है, कुछ पार्ट हमारा बाहर है। तो जो पार्ट मिट्टी में दबा हुआ है ना, कुछ टाइम बाद क्या होगा, इस प्लांट में ना जो पार्ट है इसमें रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने यहां से भी ऐसे ही करा, इसमें क्या आ गई, रूट्स आ गई। क्या आ गई, रूट्स आ गए। तो ये नया देखो, पहले ये प्लांट में सिर्फ इतनी जगह गई थी, आप देखो कितना फैल गया है। तो हमने क्या करा, लेयर बना दिए इसकी। क्या बना दिए, लेयर्स बना दिए ना। जैसे हमने पकड़ी, ये एक लेयर बनाई, यहाँ से हमने पकड़ा, ये एक लेयर बनाई। इनको तो पकड़ नहीं सकते, अगर चलो इनको भी पकड़ लेते हैं। यहाँ से पकड़ा, ये एक लेयर बनाई, यहाँ से पकड़ा, ये एक लेयर बनाई। हमने इसका कवर एरिया क्या बढ़ा दिया, कवरिंग एरिया इसका क्या कर दिया, हमने बढ़ा दिया। तो ये प्लांट अब ज़्यादा फैलेगा। ठीक है, ये हमने क्या करी, लेयरिंग करी। लेयरिंग किसमें होती है, हमारी अनार में। अनार का देखा है सबने, अनार को पकड़ा, उसकी टहनी नीचे मोड़ दी, फ्लेक्सिबल होती है थोड़ी सी, नीचे मोड़ दी, उसके ऊपर मिट्टी लगा दी। जो ये पार्ट नीचे है ना, इसमें से रूट्स निकलेगी और नया अनार का पौधा निकल जाएगा। समझ आ गया? फिर हमारा आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है ना, टिश्यू कल्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आता बच्चों को, लेकिन सिंपल है। हमने क्या करा, कोई भी हमने प्लांट लिया, मैं कहता हूँ हमने स्वीट पोटैटो ले लिया, वैसे इसको लेते नहीं है। हमने क्या करा, इसका एक हमने सेल निकाला। ठीक है, सेल निकाला हमने। इसका सेल कैसे निकाला, हमने इसको ग्राइंड करा, अल्कोहल में डाला, एक सेल निकाला हमने उसका। ठीक है, 11th में जब क्लास में आऊंगे इसका प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, हमने सेल निकाला, एक हमने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया। मैंने एक सेल लिया, इसमें डाल दिया और इसके अंदर एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किस चीज का है, फुल ऑफ न्यूट्रिशंस का। जितने न्यूट्रिशंस एक सेल को चाहिए होते हैं ना, हमने वो सारे न्यूट्रिशंस इस फ्लूइड में डाल दिए। ठीक है, एक सेल लिया, दोबारा सुनो, एक हमने बॉक्स में रखा, उस बॉक्स के अंदर क्या है, फ्लूइड है। जो फ्लूइड किस चीज का है, फुल ऑफ न्यूट्रिशंस का है। अब क्या है, एक सेल को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। हमने उसको सारे जितने न्यूट्रिशन चाहिए थे वो हमने इसको दे दिए। अब क्या होगा, धीरे धीरे डेवलप होगा, सेल बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हो गया। अब जैसे ही बड़ा होगा ना, इसमें से क्या हो जाएंगे, लीव्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लीव्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे इसमें लीव्स निकले, हमने इसको उठाया, मिट्टी में डाल दिया, नया प्लांट बन गया। टिश्यू कल्चर ऐसे होता है। हमने इसमें क्या करना है, टिश्यू को लेना और सेल्स को लेना है। टिश्यू और सेल्स को हमने न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराने हैं जो उसे यहाँ नहीं मिल पाएंगे बाहर के एनवायरनमेंट में। ठीक है, वो हमने इसे प्रोवाइड कराने, ग्रो करेगा। सही बात है, ग्रो करेगा। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें किसी बंद कमरे में बंद कर दूं, ठीक है, तुम्हें फोन वोन कुछ ना दूं, ठीक है, और तुम्हें सारा का सब कुछ खाने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, तुम ग्रो करोगे बस ये कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, वहाँ बैठे बैठे तुम्हें मजा नहीं आएगा, तुम बोर हो जाओगे, बट तुम ग्रो करोगे। क्यों? क्योंकि मैं जो न्यूट्रिशन चाहिए मैं तुम्हें प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसके साथ भी यही होता है। क्लियर है इतना? हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन खत्म। वेजिटेटिव के साथ साथ जो हमारा था एसेक्सुअल वाला पार्ट खत्म हो गया। अब आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना बच्चा लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था ना, क्या होता है, इसमें दो पेरेंट क्या होते हैं हमारे, इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं हमारे, टू पेरेंट्स क्या होते हैं हमारे, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है मेल, एक होता है फीमेल, दोनों का क्रॉस कराया तो वो क्या होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले हम किस में देखते हैं, प्लांट्स में देखते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्लांट देखा था, वो तो एसेक्सुअल था, और हम सेक्सुअल प्लांट देख रहे हैं, ये तो सेक्सुअल है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। आप जब हमने क्लास 9 में चैप्टर पढ़ा था ना, हमने क्लासिफिकेशन वाला याद है ना, तो उसमें हमने क्या किया था, ग्रुप्स में डिवाइड किया था ना, किया था, याद आ रहा है? तो हमने डिवाइड कैसे किया था, हायर ऑर्गेनिज्म टू लोअर ऑर्गेनिज्म। जो हमारे हायर प्लांट होते हैं ना,
वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और जो लोअर प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जो प्लांट हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, हमने उन प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, वो कैसे करते हैं, उनमें क्या कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया, ये हमारा किसका प्लांट है, हिबिस्कस का। हिबिस्कस क्या होता है, गुड़हल देखा है, रेड कलर का होता है ना, ऐसे रेड कलर का फैलस होता है, उसके ऊपर से कैसे वो निकल जाती है कली येलो कलर की, देखी होगी सबने, हिबिस्कस। चाइना रोज एक नाम और, चाइना रोज, ठीक है। तो ये मैंने उसका नक्शा बना रखा है थोड़ा सा ऐसे ही, अच्छा सा तो दिख नहीं रहा, अच्छा सा लग रहा है यार वैसे, दिखने में तो सुंदर लग रहा है ना, अब पता नहीं, ठीक है। मैंने उसका नक्शा बना रखा है ऐसे। अब इस नक्शे को देख के हम देखेंगे कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं। ये अपना चाइना रोज है, ठीक है। मैंने बना रखा है चाइना रोज, तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, एंथर, फिलामेंट, स्टेमन, फिर पेटल, सेपल्स, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा और नीचे पिस्टल दिख रहा है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। हमारे प्लांट के पार्ट हमने देख लिए क्या क्या है, हमारे एंथर है, फिलामेंट है, साथ में स्टेमन लगा हुआ दिख रहा है। जो हमारे ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हल्का सा बनाओ, ठीक है ना, ज्यादा बड़ा नहीं, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या होता है, मेल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है। साथ साथ में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है प्लांट का, पेपर में पूछ लेगा ना, पूछेगा नहीं, डायग्राम आता है, पता है इसका, इसका क्या आएगा तुम्हारे पास, डायग्राम आएगा। अब डायग्राम पता है कैसे है, तुम्हें ये बना के दे देगा, नाम नहीं देगा तुम्हें, पेपर में आएगा कि ओवेरी बताओ, स्टाइल बताओ, स्टिग्मा बताओ, कौन कहाँ पे है, तुम्हें वो बताना जरूरी है। आज नहीं बताओ नंबर नहीं बढ़ेगा ना, इससे जरूरी है, समझ आया। तो आप देखते हैं हमारे पास मेल पार्ट कौन कौन से होते हैं और फीमेल पार्ट कौन कौन से होते हैं, उसका आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मेल पार्ट में हमारे पास क्या आता है, स्टेमन। फीमेल पार्ट में हमारे पास क्या आता है, ठीक है। मेल में आता है स्टेमन, फीमेल में आता है पिस्टल। अब देखो स्टेमन के अंदर भी क्या क्या है, एंथर है और फिलामेंट है। स्टेमन के अंदर क्या क्या आता है, एंथर और फिलामेंट। पिस्टल के अंदर क्या आता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ठीक है। पिस्टल के अंदर क्या क्या आता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। स्टेमन के अंदर आता है एंथर और फिलामेंट। ये हमारा मेल पार्ट है, ये हमारा फीमेल पार्ट है। याद रखना पेपर में, पेपर में तुम्हें ये नहीं कहेगा कि एंथर और फिलामेंट दिखाओ, तुम्हें डायरेक्ट स्टेमन भी कह सकते हैं। अगर तुम्हें अगर उसने स्टेमन कह दिया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि स्टेमन क्या है, मेल पार्ट है, उसके अंदर क्या क्या आते हैं। तुम्हें फीमेल पार्ट में ओवेरी, स्टाइल, स्टिग्मा नहीं कहेगा, शायद कैसे तुम्हें पिस्टल दिखाओ कहाँ पे। अब पिस्टल क्या गया, तीन तीन पार्ट है ना, तुम्हें देखना पड़ेगा क्या चीज़ क्या है। अगर तुमने इसको याद नहीं करा तुम्हारा 2 नंबर गए, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं पेटल्स और सेपल्स। अब पेटल्स और सेपल्स का काम क्या होता है ना, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है किसको, जो इनर पार्ट होता है हमारा, अंदर वाला पार्ट जो होता है ना। अब तुम्हारा अगर सेपल्स नहीं होंगे, पेटल्स नहीं होंगे और सेपल्स नहीं होंगे, तुम्हारे ओवेरी को और जो तुम्हारे ये ऊपर कलियां जा रही है ऐसे, इनको प्रोटेक्शन कौन देगा, इनको तो हवा के झोंके आएगी, लटक जाएगी ऐसे, ठीक है। कुछ भी होगा ये खत्म हो जाएगी, हल्का सा टच करा ये टूट जाएगी। तो इनको प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, पेटल्स और सेपल्स। क्लियर है इतना। 4 पार्ट होता है हमारे इसमें, 3 पार्ट मेनली, मेल, फीमेल और प्रोटेक्शन का। मेल, फीमेल, प्रोटेक्शन, मेल, फीमेल और प्रोटेक्शन। मेल में आता है एंथर और फिलामेंट, फीमेल में आता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। क्लियर है, ठीक है। और प्रोटेक्शन कौन करता है, प्लांट की इनर पार्ट्स की, पेटल्स और सेपल्स। इतना क्लियर है, प्लांट का नक्शा समझ आ गया। कोई और दिक्कत है नक्शा समझने में तो बता रहा, ठीक है ना। इतना हमने इस प्लांट का नक्शा देख लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। एक बात याद रखना, शायद तुम्हें मैंने बताई होगी चैप्टर के स्टार्टिंग में, एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने शायद तुम्हें उस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताई होगी, ठीक है। तो मैं शायद तुम्हें चैप्टर के स्टार्टिंग में बताई होगी, बट एक बार और बता देता हूं, ठीक है। हमारे पास एक वर्ड आता है गैमेट्स नाम का। अब ये गैमेट्स क्या होते हैं, किसी को पता है? चलो मैं बताता हूँ। गैमेट्स क्या होते हैं ना, हमारे रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। क्या होते हैं, हमारी बॉडी में सेल से, हमें पता है हम किससे बने हैं, सेल से बने हैं। सेल से क्या बना, टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से हम बने, ठीक है। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, फिर हम बने। तो ऐसे ही क्या है ना, हमारी बॉडी में हर सेल का कुछ और काम है, हर सेल को एक फिक्स काम दिया गया है। तो जो ये गैमेट्स है ना, ये हमारे सेल है। ये कौन से सेल है, हमारे रिप्रोडक्टिव सेल। कौन से सेल, रिप्रोडक्टिव सेल है। गैमेट्स क्या है, हमारे रिप्रोडक्टिव सेल। अब जो रिप्रोडक्टिव सेल है ना, हमारे 2 होते हैं ना अंदर, गैमेट्स 2 होते हैं। एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है। क्या होता है, एक मेल हो गया और एक
फीमेल गैमेट हो गया। ठीक है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। मतलब एक मेल गैमेट होता है हमारा, एक फीमेल गैमेट होता है। इस गैमेट के अंदर क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, मतलब जो हमारे जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मेल गैमेट हमारे पास क्या होता है, स्पर्म होता है। फीमेल गैमेट हमारे पास क्या होता है, एग बोलो या ओवम बोलो। क्लियर है, ये किसमें, ह्यूमन बींग्स में, मतलब ये हमारे अंदर का। ठीक है ना, प्लांट्स के अंदर बताऊंगा अभी, प्लांट्स के अंदर भी सेम होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है ना, इसे हम यहाँ पे पोलन ग्रेन्स भी बोल सकते हैं। पोलन ग्रेन्स के अंदर होता है वैसे। ठीक है, वो बताऊंगा मैं तुम्हें आगे पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या क्या होता है। क्लियर है, तो हमारे मेल गैमेट्स क्या होते हैं, स्पर्म और एग। जैसे ही इनका फ्यूजन होता है, जैसे ही हमने इनको मिलाया तो हमारा क्या होता है, एक जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। क्या होता है फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट हमारे पास स्पर्म, फीमेल गैमेट एग। जैसे ही हमने इनका फ्यूजन कराया, जैसे ही हमने इनको मिलाया, एक प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दोबारा सुनो, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, लिख लो साथ साथ में, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। ये हमारा क्या है, फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट बनता है। ठीक है, अब ये जायगोट क्या है, जायगोट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है, जायगोट हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब यहाँ पे हम जो हमारा स्टार्ट हुआ है, चाहे मैं हूँ, तुम हो, कोई भी हो पूरी दुनिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो सबसे पहले एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। क्या बनता है, सबसे पहले एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारा यूनिसेलुलर बनने के बाद ही हम मल्टीसेलुलर बने हैं। एक बात मेरी और याद रखना कि जो हमारे अर्थ पर सबसे पहले ऑरिजिन हुआ था ना, जो सबसे पहले लाइफ आई थी, वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थी। फर्दर वो डिवाइड सेल डिवीजन हुआ, उसके बाद वो क्या बनी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनी। तो हमारा जो जायगोट होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। जायगोट बनता है कैसे, फर्टिलाइजेशन से। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। जायगोट बना, जायगोट के बाद मेल, हम ये चलो ये ह्यूमन्स का आगे आएगा वैसे, लेकिन तुम्हें बता देता हूँ पहले ही, जायगोट के बाद बनता है एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय क्या होता है ना, जिसमें हमारे ना ऑर्गन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। हम पहले यूनिसेलुलर थे, मल्टी सेलुलर बने सेल डिवीजन से, फिर आता है हमारा एम्ब्रॉयक वाली स्टेट। एम्ब्रॉयक स्टेज में हमारा क्या होता है, एम्ब्रॉयक वाली स्टेज में हमारे साथ क्या होता है, हमारे ना अलग अलग ऑर्गन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, मेल गैमेट समझ आ गया, फीमेल गैमेट समझ आ गया, जायगोट समझ आ गया क्या होता है, जायगोट बनता है कैसे, फर्टिलाइजेशन बनता है। इतना पूरा क्लियर है चार्ट छोटा सा। आगे बढ़ते हैं प्लांट्स के पास। ठीक है, इतना क्लियर है ना सबको, ठीक है चलो। चलो अब देखो, हमारा मेल पार्ट है एंथर। एंथर में क्या होता है, हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। एंथर के अंदर हमारा क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, फीमेल पार्ट है हमारा ओवेरी, मतलब पूरा फीमेल है, स्टिग्मा है। स्टिग्मा के बाद स्टाइल आता है। ये स्टाइल हमारा कहाँ जाता है, ओवेरी में जाता है। ओवेरी के अंदर क्या होता है, ये हमारा ओव्यूल, ओवेरी है। ओवेरी के अंदर क्या होता है, हमारे एग होते हैं, मतलब फीमेल जर्म सेल होते हैं। हमारे क्या होते हैं, एग होते हैं। अब एक बात याद रखना, ये तो हमें चल गया पता पोलन ग्रेन क्या है, हमारे एग क्या है। अब एक बात याद रखना ना, हमारे जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है, तो हमारा जो पोलन ग्रेन होता है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, दो मेल गैमेट होते हैं। क्या होते हैं, दो मेल गैमेट होते हैं, और एक क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियाई होता है। मेल गैमेट होता है और ट्यूब न्यूक्लियाई होता है। अभी मेल गैमेट और ट्यूब न्यूक्लियाई क्या है भैया, आगे देखेंगे, लेकिन इतना याद रखना, एंथर क्या होता है, हमारा मेल पार्ट होता है, जिसके अंदर क्या है, हमारा पोलन ग्रेन्स है। ओवेरी हमारे के अंदर क्या होते हैं, एग होते हैं। अब जो पोलन ग्रेन होता है ना, उसके स्ट्रक्चर का भी देखना, अगर कभी मौका मिला देखने का, तो उसके अंदर क्या होते हैं, दो मेल गैमेट्स होते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियाई होती है। अब इनका काम क्या है वो देखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है ना, देखो ठीक है।
अब क्या है, यहाँ पे एक वर्ड आता है मेल। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल, उसमें हमारे प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। अब हमारा जो मेल है वो है पोलन ग्रेन, वो यहाँ पे है, और जो फीमेल पार्ट है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट है। ध्यान से सुनना, मेल पार्ट हमारा ये है, पोलन ग्रेन है जिसके ऊपर, ठीक है, हमारे इसके ऊपर क्या है, पोलन ग्रेन से, और ये हमारा फीमेल पार्ट शुरू है। जो हमारा पाथ है, अगर हमारे पोलन ग्रेन जब यहाँ पर आएंगे, यहीं से होते हुए, पास से होते हुए कहाँ जाएंगे, ओवेरी के अंदर जाएंगे। किसके अंदर जाएंगे, ओवेरी के अंदर जाएंगे। तो अब जो ये हमारा यहाँ पे पोलन ग्रेन से वो यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, ठीक है। अगर पोलन ग्रेन से हमारे यहाँ के यहाँ पड़े रहे तो रिप्रोडक्शन तो होगा ही नहीं। तो अभी वहां से, यहाँ से एंथर से हमारा स्टिग्मा पे कैसे मूवमेंट करेगा, ठीक है, कैसे करेगा कि रिप्रोडक्शन हो। एक वर्ड याद रखना, पॉलिनेशन। क्या वर्ड याद रखना है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन सुनो फिर समझते हैं। पॉलिनेशन है द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स, मतलब पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू फीमेल पार्ट स्टिग्मा। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। दोबारा सुनो, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। समझ आ गया पॉलिनेशन क्या होता है, कि जो हमारे पोलन ग्रेन से अब वो हमारे कहाँ जाएंगे, एंथर से स्टिग्मा पर जाएंगे, फिर स्टिग्मा से होते हुए अंदर जाएंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, फर्टिलाइज करेंगे। क्लियर है। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में कंफ्यूज मत होना। फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स का, और पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर का। क्या ट्रांसफर का, पोलन ग्रेन ट्रांसफर का। डेफिनेशन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। क्लियर है। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। अब वो ट्रांसफर कैसे होंगे वो देखो, पॉलिनेशन से होंगी। अब पॉलिनेशन हमारा दो टाइप का होता है, सेल्फ और क्रॉस। पॉलिनेशन क्या होता है, हमारे दो टाइप का होता है, सेल्फ और क्रॉस। अब समझो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। सेल्फ से हमें पता है, सेल्फ मतलब खुद से, ठीक है। पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर, जो खुद से ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इसका इसमें ये मतलब नहीं है। मैं कहता हूँ हमारा ये प्लांट है, ये वाला प्लांट, ठीक है, ये एक प्लांट है। इस प्लांट का ही एंथर से पोलन ग्रेन इसी प्लांट के स्टिग्मा पर जाएगा और रिप्रोड्यूस करेगा। सेम प्लांट का पोलन ग्रेन, सेम प्लांट का एंथर होना चाहिए और सेम प्लांट का पोलन ग्रेन होना चाहिए। तो वो क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेम प्लांट का एंथर और सेम प्लांट का पोलन ग्रेन। अब मैं कहता हूँ इतना बड़ा हमारा पेड़ है आम का, उसमें बहुत सारे क्या है, फ्लावर्स है, कलियां हैं। अब ना अगर इस, मान लो इस ब्रांच पे फ्लावर, अगर इस ब्रांच का एंथर इस ब्रांच के फ्लावर पे चला गया तो वो हमारा क्या होगा, सेल्फ होगा, क्योंकि प्लांट क्या है, सेम है, डिफरेंट नहीं है। प्लांट हमारा सेम है एक, तो ठीक है ना, एक ही प्लांट के फ्लावर्स हैं, तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन हमारा क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स, मतलब हमारा ट्रांसफॉर्म ऑफ एंथर ऑफ सेम प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट, ठीक है। मतलब हमारा सेम प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ, सेम प्लांट। सेल्फ में क्या होता है, सेम प्लांट होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस मतलब क्या है कि हमारा एक प्लांट यहाँ है और एक प्लांट कहीं दूर है, ठीक है। अब जो यहाँ का एंथर है वो यहाँ के, जो यहाँ का पोलन ग्रेन है वो यहाँ के स्टिग्मा पे चला गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। दोबारा सुनो, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि सेम प्लांट का पोलन ग्रेन सेम प्लांट के स्टिग्मा पे जाता है। क्रॉस क्या होता है कि कोई अलग प्लांट था, उसका पोलन ग्रेन किसी अलग जगह के प्लांट पे क्या हुआ है, गया है, स्टैमेन पे गया है, ठीक है, स्टिग्मा पे, सॉरी। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, एक प्लांट तुम्हारा यहाँ है, एक प्लांट तुम्हारा यहाँ है, फ्लावर, तो इसमें से यहाँ पॉलिनेशन कैसे जाएगा, हमारा पॉलिनेशन कैसे होगा, पोलन ग्रेन ट्रांसफर कैसे होगा। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कैसे होता है, एयर, वाटर और इंसेक्ट से। अब एयर से कैसे होगा, हवा चली, यहाँ से पोलन ग्रेन उड़े, आ गए इधर,
हवा चलेगी जब, अब क्या हुआ, तुम्हारा कोई प्लांट है वो नीचे जमीन में, बारिश आई, पानी आया, तुमने पानी डाला, बहता हुआ आया, पोलन ग्रेन्स को उठाया, यहाँ से उधर लेके चला गया। ठीक है, अब इंसेक्ट से मधुमक्खी आई, झूमते हुए आई रस चूसने के लिए, बैठी, वो उसके ऊपर बैठी, उसके पैरों में क्या हुए, थोड़े पोलन ग्रेन स्टिक हुए, उड़ के गई दूसरे फ्लावर पे, उसके जो पोलन ग्रेन्स थे वो थोड़े स्टिग्मा में चले गए। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है। क्लियर है इतना? हमने क्या देखा, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन में दो टाइप का होता है, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ हमारा सेम प्लांट में होता है, क्रॉस हमारा अलग प्लांट्स में होता है। और ट्रांसफर होता कैसे है, एयर, वाटर और इंसेक्ट्स के थ्रू। इतना क्लियर है? इसके बाद हमारा पॉलिनेशन के बाद आता है फर्टिलाइजेशन। अब पॉलिनेशन तो हो गया है, जो हमारा मेल गैमेट था वो फीमेल गैमेट था, सॉरी, जो हमारा पोलन ग्रेन था वो स्टिग्मा पर पहुंच तो गया है। अब इसके बाद पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, मेल गैमेट यहाँ से होता हुआ यहाँ फीमेल गैमेट के पास आएगा और मिलेगा, तो हमारा फर्टिलाइजेशन कैसे होगा अब वो देखते हैं। ठीक है, चलो फर्टिलाइजेशन देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था पॉलिनेशन क्या होता है, अब हम जाएंगे फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन पे जाने से पहले एक चीज देखो, ठीक है, जैसे हमारे ये क्या था, प्लांट का डायग्राम बनाया था ना हमने, ठीक है, ये हमारा डायग्राम है प्लांट का, ये हमारी ओवेरी है, ये हमारा स्टिग्मा है। स्टिग्मा पे जैसे ही हमारे पोलन ग्रेन्स आते हैं, अब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पहले सिंपल समझो क्या होती है। हमारे यहाँ पे क्या है, पोलन ग्रेन्स आए, ठीक है, हमारे पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आ गए। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन्स स्टाइल के थ्रू होते हुए यहाँ से हमारे पोलन ग्रेन्स गए, यहाँ से होते हुए हमारे कहाँ जाते हैं, ओवेरी में, यहाँ हमारे एग सेल के साथ फ्यूजन करते हैं और हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये सिंपल था हमारा फर्टिलाइजेशन, जितना हमें यहाँ पे समझना है। हमने समझ लिया फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब इसके आगे जो हमारा ओवेरी के अंदर क्या होता है, ठीक है, ओवेरी के अंदर क्या होता है, हमने वो प्रोसेस समझ लिया। हमने यहाँ पे एक चीज याद रखना है, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। हमने मेनली क्या पढ़ना है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या हुई कि हमारे जैसे हमने पॉलिनेशन पढ़ा था, पॉलिनेशन में क्या हुआ, एंथर से हमारे स्टिग्मा पे क्या आते हैं, पोलन ग्रेन्स आए। ठीक है, हमारे पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आ गए। अब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, स्टाइल से होते हुए हमारे कहाँ जाते हैं, ओवेरी में। कहाँ जाते हैं, ओवेरी में। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब ओवेरी के बाद वहाँ फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो कैसे हो रही है, हमें वो समझनी है। ठीक है, चलो अब वो समझते हैं। यहाँ पे ना साइड में एक डायग्राम बना है, ये हमारा एम्ब्रॉय सैक है, मतलब हमारी जो ओवेरी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा ना वो कैसे होगा। ये हमारा एम्ब्रॉय सैक है, ठीक है, ये हमारे पोलन न्यूक्लियाई है, ये जो हमारा बीच में ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये हमारा एग सेल है। ठीक है, और जो ये है हमारी पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब के अंदर ये हमारे दो क्या है, मेल गैमेट्स हैं। अब कैसे रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा वो देखो। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है जो हमारा एक मेल गैमेट है, ठीक है, ये क्या करता है, हमारे एग सेल के साथ फ्यूजन करता है। ठीक है, इसने क्या करा, मेल गैमेट था एक, हमारे दो मेल गैमेट होते हैं पोलन ट्यूब के अंदर, एक मेल गैमेट ने क्या करा, एग सेल के साथ फ्यूजन करा और हमारा क्या बनाया, जाइगोट बनाया। ठीक है, दोबारा देखो, हमारी पोलन ट्यूब आ रही थी, पोलन ट्यूब में क्या है, हमारे दो मेल गैमेट्स हैं। मैं तुम्हें जब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताया था मैंने क्या कहा था, दो हमारे मेल गैमेट्स होंगे, एक हमारी पोलन ट्यूब होगी। तो जैसे ही हमारे पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आते हैं, स्टाइल से होते हुए जैसे ही ओवेरी पे पहुंचता है, हमारी जो पोलन ट्यूब है साथ साथ में चल रही होती है। ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स के अंदर पोलन ट्यूब और इसके अंदर हमारे दो क्या आते हैं, मेल गैमेट्स आते हैं। दिख रहा है, पोलन ट्यूब आ रही है, इसके अंदर हमारे क्या आ रहे हैं, दो मेल गैमेट्स आ रहे हैं। अब इनमें से एक मेल गैमेट क्या करेगा, हमारे एग सेल के साथ फ्यूजन करेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। मैं तुम्हें एक बात बताई थी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि क्या होता है कि जो हमारा मेल, एक मेल होता है, एक फीमेल आता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक मेल के आते हैं, कुछ फीमेल के आते हैं, पूरे किसी के नहीं आते, ना पूरे मेल के आएंगे ना पूरे फीमेल के आएंगे, दोनों के आएंगे, आधे इसके तो आधे इसके। हमें पता है क्रोमोसोम्स हमारे कितने पेयर होते हैं, 2 पेयर होते हैं। क्रोमोसोम्स का हमें पता है ना स्ट्रक्चर कैसे होता है, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है,
एक्स टाइप का होता है। तो हमारा एक क्रोमोसोम्स यहाँ से आया मेल का, एक आया फीमेल का, ऐसे, ठीक है। तो ये मिलके हमारे क्या बना, एक क्रोमोसोम्स बना। तो आधा पार्ट हमारा मेल का आता है, आधा हमारा फीमेल का आता है। ये बताने का मकसद क्या है इसको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो हमारा क्या था, क्रोमोसोम्स आया, एक क्रोमोसोम्स हमारा मेल का आया मतलब एन, एक आया फीमेल का एन, ठीक है। अब जब ये दोनों मिले प्लस हो तो क्या बना हमारा 2n, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, ठीक है। अब ये जाइगोट हमें पता है फर्दर किस में डेवलप होता है, एम्ब्रॉय में डेवलप होता है। एम्ब्रॉय से क्या बनता है, एक इंसान बनता है, एक फ्लावर बनता है। क्लियर है इतना। मेल गैमेट क्या है हमारा, जो हमारा पोलर ट्यूब से आ रहा था, एक्स सेल का है जो हमारा एम्ब्रॉय सैक के अंदर था, इनका फ्यूजन हुआ। सिंगैमी मतलब क्या होता है हमारा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्या होता है, गैमेट्स, ठीक है। जैसे ही हमारा इनका फ्यूजन हुआ हमारा क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट क्या है, 2n। अब यहाँ पे n और 2n में कंफ्यूजन हो होगी। n मतलब क्या है ना, कि अगर हमारा पूरा मेल कैरेक्टरिस्टिक उठ के आ गया तो फायदा है, नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, दोनों कैरेक्टरिस्टिक चाहिए किसी भी प्रोजेनी के अंदर। तो हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक आता है, एक न्यूक्लियाई हमारा मेल का आएगा, एक न्यूक्लियाई हमारा फीमेल का आएगा। तो हमारा क्या बनेगा, 2 न्यूक्लियाई का बनेगा। 3 न्यूक्लियाई तो बनता नहीं है ना, 2 न्यूक्लियाई बनता है, ठीक है। तो हमारा जाइगोट क्या होगा, 2n हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अब जो हमारा सेकंड मेल गैमेट बचा है ये खाली थोड़ी रहेगा, ये तो किसी के साथ फ्यूजन करेगा ना। तो ये किसके साथ फ्यूजन करता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ फ्यूजन करता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो ये मेल गैमेट हमारा आया और हमारा क्या करा, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ इसने फ्यूजन करा, ठीक है। 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ इसने क्या करा, फ्यूजन करा, और क्या बनाया हमारा, ट्रैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। क्या बनाया, ट्रैप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, इसने क्या बनाया हमारा, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आप जो सेकंड मेल गैमेट है ये भी क्या है हमारा n, ठीक है। और 2 पोलर न्यूक्लियाई हमारे क्या है, एक n इसका, एक n इसका। तो क्या हो गया हमारा पोलर न्यूक्लियाई, 2n हो गया। क्या हो गया, 2n। तो जब हमने इनको मिलाया, हमने इनका फ्यूजन करवाया, तो हमारा क्या बना, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या होता है हमारा, 3n होता है। क्या होता है, 3n होता है। क्लियर है इतना, दोबारा समझो। हमारे एम्ब्रॉय सैक था, ठीक है। एम्ब्रॉय सैक से क्या हुआ, हमारा पोलर ट्यूब आ रही है, पोलर ट्यूब के अंदर हमारे 2 मेल गैमेट्स आ रहे हैं। एक मेल गैमेट्स हमारा एग के साथ फ्यूजन करेगा, और जो बचा हुआ एक मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूजन करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। देखो, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड मेल गैमेट भी n है, लेकिन जो पोलर न्यूक्लियाई हमारे 2n है, क्योंकि हमारे पास 2 न्यूक्लियाई हैं। एक न्यूक्लियाई का n, दूसरे का n, तो कितने हो गए, 2n। जब हमने इनका फ्यूजन करवाया तो हमारे पास क्या आता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आता है, जो कि हमारा 3n है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखो, सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। सिंगैमी मतलब हमारा 2n, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन मतलब 3n। इसको मिलकर हमारा क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब प्लांट हमारे क्या करते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ये बात तुम्हें समझ नहीं आई होगी, समझो। क्या हुआ, हमारा जो पोलर न्यूक्लियाई था उसके अंदर 2 मेल गैमेट थे, पहले ने इसके साथ फ्यूजन करा, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जो दूसरा न्यूक्लियाई है ये फर्टिलाइजेशन करेगा, ये खाली नहीं रहेगा। तो ये किसके साथ फर्टिलाइजेशन करता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन करता है। तो कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुआ है हमारा, 2 बार। तो इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। प्लांट में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है इतना, ठीक है। एक बात याद रखना, जब हमारा डबल फर्टिलाइजेशन से ये प्रोसेस पूरी हुई है ना, इसमें हमारा जाइगोट फॉर्मेशन सिर्फ इसमें हुआ है, इसमें सिर्फ क्या बना है, न्यूक्लियस बना है। एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म सुना है, सुना होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, हमारा जो जाइगोट है 2n, क्लियर है। अब इसके बाहर एक लेयर बनती है जो 3n की होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इस एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का काम क्या होता है ना, ये इस 2n को, मतलब हमारे जाइगोट को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराता है। इसका बाकी कुछ और काम नहीं है, इसका काम सिर्फ क्या है, जाइगोट को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराना। क्लियर है इतना। हमारा जाइगोट सिर्फ इस वाले प्रोसेस में बना है, इसमें हमारा जाइगोट नहीं बना। इसमें हमारा एक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है जो हमारे जाइगोट को कवर करके रखता है, उसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराता है। एक बात मेरी यहाँ पे याद रखना, जब हम मेल और जो फीमेल, मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स में जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, वहाँ एक वर्ड आता है प्लासेंटा।
प्लासेंटा का काम क्या होता है ना, जो हमारा जाइगोट होता है, ठीक है, मेल और फीमेल के क्रॉस फ्यूजन से जाइगोट बना है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना होता है, ठीक है, वो यूरेथ्रस होता है ना, आगे बताऊंगा। यूरेथ्रस की वॉल पर हमारा प्लासेंटा होता है जिस पर हमारा जाइगोट एम्बेडेड होता है, जो उसे क्या प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे जो हमारा 3N है ये एक तरीके से प्लासेंटा का काम करता है और हमारे जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है इतना? समझ आ गया डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक बार दोबारा से इसका ओवरव्यू लेते हैं। एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक हमारी वो जगह है जहाँ पर हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर है ना? ठीक है। अब एम्ब्रियो सैक के हमारे पार्ट क्या क्या है? पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल, एक्सेल, पोलर ट्यूब, मेल गैमेट, ये हमारे एम्ब्रियो सैक के पार्ट हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक मेल गैमेट हमारा एक्सेल के साथ फ्यूजन करता है जिससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट 2N होता है, ठीक है। एक जब हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, दो हमारे एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं ऐसे करके, ठीक है, एक हमारा मेल का आता है एक फीमेल का आता है, तब जाके जो हमारा नया क्रोमोसोम्स बनता है ना उसमें हमारे दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेल के भी और फीमेल के भी। तो हमारा जाइगोट क्या बना, 2N बना। फिर जो हमारा बचा हुआ एक मेल गैमेट्स है वो क्या करता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ क्या करता है, फ्यूजन करता है और हमारा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। क्लियर है? अब इसीलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि एक बार सिंगैमी में हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार जब ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, याला 3 बार, ठीक है, ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन रहा है, जो हमारा फ्यूजन हो रहा है यहाँ पर ट्राइपॉड न्यूक्लियस वाला, इसे हम जब हमारा होता है इसलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन है इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ओके। एम्ब्रियो सैक का काम क्या होता है, हमारा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, ये हमारे जो जाइगोट है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर हमारा पूरा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस खत्म होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ऐसे ही हमारा फर्टिलाइजेशन हर प्लांट में होता है। फर्टिलाइजेशन जब इंसानों में होता है ऐसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, बस वहाँ पे याली प्रोसेस नहीं होती। यानी प्रोसेस वहाँ नहीं होती क्योंकि वहाँ पे प्लासेंटा पहले से होता है। प्लासेंटा हमारा फर्टिलाइजेशन से नहीं बनता। हर मंथ जैसे ही हमारा एग रिलीज होता है, यूरेथ्रस अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है एग को पकड़ने के लिए, तो प्लासेंटा हमारा हर मंथ बनता है। वहाँ पर हमें प्लासेंटा खुद ऐसे बनाने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है ना? वहाँ पे तो वहाँ पे याली प्रोसेस नहीं होती है, ऊपर वाली प्रोसेस है ना ये वहाँ पे सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्टिलाइजेशन खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है और उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है। अभी तक हमने रिप्रोडक्शन देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर, अब हमने देखा ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब हमारे अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो उससे पहले हमें 2 पार्ट चीजें पता होनी चाहिए। क्या? एक MRS मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और एक FRS फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जब तक हमें इन सिस्टम्स के बारे में नहीं पता होगा हम आगे की प्रोसेस समझ नहीं पाएंगे क्या चीज कैसे हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा ये बना हुआ डायग्राम, इसमें हमारा क्या क्या है, टेस्टिस, वास डिफरेंस, स्क्रोटम, पेनिस, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसल्स और यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर है इतना? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से। टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस हमारा वो पार्ट है, हमारा वो प्लेस है जहाँ क्या होता है, हमारा मेल जर्म सेल, ठीक है, और हमारा मेल हार्मोन जो होता है ना प्रोड्यूस होता है। अब ये क्या चीजें देखते हैं, मेल जर्म सेल मतलब क्या है, जो हमारा रिप्रोडक्शन में जो हमारा मेल गैमेट है, जो हमारा स्पर्म है वो बनता है। और हार्मोन्स क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है हमारा, जो प्यूबर्टी के टाइम में मेल्स में चेंज आता है। मेल्स की बात हो रही है, फीमेल्स की बात नहीं। वो चेंज कौन लेके आता है, यालो हार्मोन्स लेके आता है। 8th क्लास में हमने पढ़ा है टेस्टिस हमारा यालो हार्मोन रिलीज करता है, जो प्यूबर्टी के टाइम में बॉडी में चेंज लाने में मदद करता है। अब प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी हमारी वो चेंज आती है जिसमें हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल जो सेल होते हैं, जो हमारी ग्रोथ होती है वो होती है प्यूबर्टी के टाइम पे। क्लियर है इतना? ठीक है, तो टेस्टिस का काम क्या है, ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है। स्पर्म के अंदर ही हमारा क्या होता है, मेल गैमेट होता है। स्पर्म के अंदर हमारा क्या होता है, मेल गैमेट होता है, जो फीमेल के साथ फ्यूजन करता है और फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेस्टिस से हमारा ये क्या करता है, मेल जर्म सेल प्रोड्यूस करता है और मेल हार्मोन रिलीज करता है। अब जो टेस्टिस है ना, ये जिस हमारा क्या होता है बॉडी के ना बाहर होता है। टेस्टिस हमारी बॉडी के बाहर होता है, जैसे हमारे अदर ऑर्गन्स वो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर है। हमारा किडनी, लीवर, हार्ट क्या हमारी बॉडी के अंदर है, पर जो टेस्टिस है ये हमारी बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है। और जो इस आउटसाइड द बॉडी जो इसको प्रोटेक्शन देता है वो कौन होता है, स्क्रोटम।
ठीक है। जिस कैविटी में ये होता है उसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी इन अ स्कॉट्रम, ठीक है। किसके अंदर होता है टेस्टिस? हमारा स्कॉट्रम के अंदर, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि जो हमारा टेस्टिस है वो हमारी बॉडी से बाहर है जबकि अदर ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर? ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा स्पर्म फॉर्मेशन होता है ना, उसको हमारी बॉडी टेम्परेचर से कुछ टेम्परेचर कम चाहिए होता है। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 है तो इससे कुछ टेम्परेचर कम चाहिए होगा हमें स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ज़्यादा अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, हमारे स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। एक बात तुम लोगों ने शायद सुनी होगी, तुम्हें बताता हूँ थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए। हमने देखा होगा कि कहते हैं कि लैपटॉप को गोद में रख के नहीं चलाना चाहिए। हम बैठे, हमने अपने चेयर में बैठे, हमने अपने पैरों के ऊपर लैपटॉप रखा और हम यूज़ कर रहे हैं, उसे नहीं करना चाहिए ऐसा। क्योंकि जो लैपटॉप से हीट निकलती है ना, वो टेम्परेचर इंक्रीज करती है जो स्पर्म फॉर्मेशन में दिक्कत लाता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ऐसा। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है? लोअर बॉडी, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो टेस्टिस है वो हमारी बॉडी के बाहर होते हैं। क्लियर है इतना? इसके बाद हमारा स्पर्म तो यहाँ फॉर्मेशन हो गया, टेस्टिस में हमारा क्या हुआ? स्पर्म फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब ये स्पर्म क्या है? ऐसा तो है नहीं कि वहीं रहेगा, इसको वहाँ मतलब हो जाएगा रिप्रोडक्शन, ऐसे नहीं होगा। इस स्पर्म को वहाँ से निकल के फीमेल बॉडी पार्ट के अंदर जाना होगा। तो ये जाता कैसे? हमें वो पाथ भी देखना है, ये कहाँ से आता है, बहुत डिफरेंस दिख रहा है। इस पाथ से होते हुए हमारा स्पर्म मूव करता है, ठीक है। इस पाथ से होते हुए हमारा स्पर्म क्या करता है? मूव करता है और यहाँ से बॉडी से बाहर निकल जाता है। कहाँ से? वॉश डिफरेंस वाले पाथ से। हमारा यहाँ स्पर्म फॉर्मेशन हुआ टेस्टिस में, वॉश डिफरेंस के रास्ते हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें दो चीजें दिख रही होंगी, ये दो चीजें, ग्लैंड और हमारा वेसल, ठीक है। और ऊपर क्या हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। एक चीज देखो, ये हमारा स्पर्म का पाथ था और यहाँ आगे के आने के बाद हमारा यूरिन का पाथ भी क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। तो जो हमारा स्पर्म का और यूरिन का पाथ होता है वो क्या होता है? सेम होता है। जिस रास्ते से हमारा स्पर्म बॉडी से बाहर आता है उसी रास्ते से हमारा यूरिन भी बॉडी से क्या आता है? बाहर आता है। तो अब देखो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, लास्ट में हमारा ये पाथ क्या हो गया? सेम हो गया। तो फर्स्ट डिफरेंस है हमारा, पहले स्पर्म किया, स्पर्म हमारा इस पाथ से होते हुए जाता है जहाँ पे सेमिनल वेसल्स और पोस्टेड ग्लैंड है। अब इस सेमिनल वेसल्स और पोस्टेड ग्लैंड का काम क्या होता है वो देखते हैं। स्पर्म जैसे ही यहाँ से निकला, ठीक है, जब वो ये पाथ कवर कर रहा है, ठीक है, जब उसने पाथ कवर करा और फिर जब वो फीमेल के अंदर जाके पाथ अपना पूरा कवर करेगा ओवेरी तक जाने के लिए, इस पूरे पाथ को कवर करने के टाइम में उसे न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। वो न्यूट्रिशन उन्हें कौन प्रोवाइड कराता है? ये दो वेसल्स, सेमिनल वेसल्स और पोस्टरन ग्लैंड, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये क्या कराते हैं? उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं और हमारा फ्लूइड मैट्रिक्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। यहाँ नीचे लिखते हैं, यह हमारा मेल हार्मोन है, ठीक है। यहां लिखते हैं ये क्या कराता है? फ्लूइड मैट्रिक्स क्या प्रोवाइड कराता है? फ्लूइड मैट्रिक्स और न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है ये स्पर्म को? फ्लूइड मैट्रिक्स और न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराता है। कौन? सेमिनल वेसल्स और पोस्टरन ग्लैंड। इसका काम क्या होता है ना, अब जो हमारा स्पर्म है जैसे ही वो इस पाथ से निकल के आया और यहाँ गया, इन दोनों ग्लैंड से होता हुआ, उसे क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स प्रोवाइड कराया जाता है। उसे फ्लूइड टाइप का कुछ हमारा प्रोवाइड कराया जाता है, तो उसे क्या करता है? न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड कराता है और साथ में जो है फ्लूइड मैट्रिक्स है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि वो इजीली मूव हो जाए, ठीक है। जब उसे याला पाथ कवर, यहाँ से निकलने से जब वो याला पाथ कवर करेगा ना, इस पाथ में वो इजीली मूव हो जाए, इसलिए उसको क्या देते हैं? फ्लूइड देते हैं, ठीक है, ताकि वो इजीली मूव हो जाए। और ये न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड कराता है जो उसको क्या देता है? खाना पीना देता है पूरे पाथ में। क्लियर है इतना? ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली क्या आती है, एक क्वेश्चन ये था कि हमारा ये जो होता है हमारे आउटसाइड द बॉडी क्यों होता है? क्योंकि उसे क्या प्रोवाइड कराते हैं? लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं जो हमारी नॉर्मल बॉडी का होता है। क्लियर है? एक क्वेश्चन यहाँ से ये बना। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बना कि हमारा सेमिनल वेसल्स और पोस्टरन ग्लैंड का क्या काम होता है? ये स्पर्म को क्या प्रोवाइड कराते हैं? ये स्पर्म को प्रोवाइड कराते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स जो उसे ट्रांसपोर्ट में और न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है? यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। इतना क्लियर होने के बाद हम आते हैं फीमेल पार्ट की। हमारा फीमेल पार्ट में क्या होता है उसके बाद समझते हैं आगे की प्रोसेस। अब फीमेल पार्ट में हमारा क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ ओवेरी होते हैं, दो ओवेरी होती है, यूरेथ्रस, सर्विक्स और वजाइना। ठीक है, अब क्या होता है देखते हैं।
जो हमारी ओवेरी होती है इसमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ एग जो होते हैं ना, वो जब कोई बेबी गर्ल जन्म लेती है ना उस टाइम से उसके अंदर होते हैं। ठीक है, क्या दोबारा सुनो, जब कोई बेबी गर्ल ने जन्म लिया, जब कोई बेबी गर्ल हमारी हुई है, तो उस टाइम पे जो उसकी ओवेरी होते हैं ना उसमें मिलियंस ऑफ एग होते हैं उसी टाइम से। बट क्या होता है ना, प्यूबर्टी के टाइम पर जब वो आती है उस टाइम वो एग मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं और रिलीज होते हैं। उससे पहले वो इमेच्योर होते तो वो रिलीज भी नहीं होते। तो जैसे ही हमारी कोई बेबी गर्ल पैदा हुई है तो उसकी जो ओवेरी होते हैं ना उस टाइम ही उसमें मिलियंस ऑफ एग होते हैं। बट क्या होते हैं, वो इनएक्टिव बोलो या इमेच्योर होते हैं। ठीक है, अब जो हमारा ओवेरी है ये क्या रिलीज करती है, हमारा एग रिलीज करती है। ठीक है, और साथ में हमारा फीमेल हार्मोन रिलीज करती है एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन हमारा फीमेल हार्मोन है। ठीक है, जो प्यूबर्टी के टाइम में फीमेल में चेंज लाने में मदद करता है। यहाँ टेस्टोस्टेरोन, यहाँ एस्ट्रोजन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अब टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल है, और एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल है। ठीक है, ये जो बॉडी में चेंज आते हैं ना, मेल फीमेल की बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं। ये हम चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं कि मेल में क्या चेंज आ रहे हैं और फीमेल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ओवेरी में क्या होता है, हमारे दो ओवेरी होते हैं, एक ओवेरी ये रही, एक ओवेरी हमारी ये रही। दोनों ओवेरी में क्या होता है, हमारे एग होते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ एग होते हैं जब प्यूबर्टी के टाइम पर आगे क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। और जैसे ही मैच्योर होते हैं हर मंथ हमारा एक एग रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। हर मंथ हमारा एक एग क्या होता है, रिलीज होता है ओवेरी से। ठीक है, अब क्या होता है ना, जैसे दो ओवेरी, बच्चे कहते हैं क्या भैया एक साथ आते हैं एग दोनों ओवेरी से, क्या हमारा सिर्फ एक ही जो ओवेरी है वही एग देती है? नहीं, एक मंथ हमारा याली ओवेरी एग रिलीज करती है मैच्योर एग, और एक मंथ याली ओवेरी हमारा एग रिलीज करती है। अल्टरनेट्स चलता है, एक मंथ एक करती है, एक मंथ एक करती है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब यहाँ होता क्या है, ओवेरी आई, यहाँ से हमारा एग रिलीज हुआ और यहाँ आया। हमारा एग जो मैच्योर हुआ ना वो फैलोपियन ट्यूब में आया। ठीक है, किस में आया, फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या होता है आगे वो देखते हैं। इतना समझ आ गया ना क्या होता है, ये हमारा एग रिलीज हो चुका है। अब इसके आगे हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ते हैं। क्या हुआ, हमारा जब इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब हम मेटिंग करते हैं, ठीक है, मेल फीमेल जब मेटिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारा यहाँ से टेस्टिस से हमारा स्पर्म निकला, उसने पाथ कवर करा, पेनिस से होते हुए वो हमारा वजाइनल से हमारा यूरेथ्रस के अंदर चला जाता है। ठीक है, यहाँ से हमारा स्पर्म अंदर मूव करता है, सर्विक्स से होते हुए हमारा कहाँ जाता है, यूरेथ्रस में। हमारा स्पर्म कहाँ हो गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, जब मेटिंग होती है मेल और फीमेल की तो क्या होता है, जो हमारा स्पर्म है पेनिस से होते हुए वजाइना के रास्ते कहाँ चला जाता है, यूरेथ्रस में। अब यूरेथ्रस में जाने के बाद क्या होता है ना, वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। मूवमेंट कहाँ को करता है, फैलोपियन ट्यूब की तरफ। ठीक है, जितने स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म जब रिलीज होते हैं वो सारे के सारे रेस लगाते हैं और कहाँ की तरफ को भागते हैं, फैलोपियन ट्यूब की तरफ को। क्यों भाग रहे हैं फैलोपियन ट्यूब की तरफ को, ताकि उन्हें क्या मिल जाए, एग मिल जाए, वो उसके साथ फ्यूजन करे और क्या बनाए, जाइगोट बनाए, फर्टिलाइज करें उसे। ठीक है, तो अब जो यहाँ एग है जो रिलीज हुआ है ओवेरी से, अब स्पर्म आए, इसके साथ क्या करा उन्होंने, फ्यूजन करा। क्या हुआ, हमारा जो एग था उसमें क्या आए, हमारे स्पर्म्स आए, मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं, बस एक स्पर्म जो होता है वो इसके साथ फ्यूज करता है और क्या बनाता है, जाइगोट फॉर्मेशन करता है। अब जाइगोट क्या होता है, हमारा डिप्लॉइड सेल होता है, मैं पहले बता चुका हूँ जब हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। तो ठीक है, क्या हुआ, दोबारा देखो, ओवेरी से एग रिलीज हुआ, हमारा स्पर्म जैसे ही ओवेरी से एग से मिला वो फर्टिलाइज हुआ और क्या बनाया, जाइगोट बनाया। इतना क्लियर है? ठीक है, तो क्या होता है, हमारा जैसे ही ओवेरी से एग निकला, हमारा स्पर्म उसके साथ मिला, उन्होंने फ्यूज करा, फर्टिलाइज हुए और क्या बनाया, जाइगोट बना दिया। इतना क्लियर है सारा? अब देखो क्या होता है ना, जो हमारा जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा यूरेथ्रस पर आके एम्बेडेड होता है, यूरेथ्रस पर आके चिपकता है। क्यों चिपकता है, क्योंकि अब यार उसे खाना कहाँ से मिलेगा। हमने क्या पढ़ा था प्लांट में, 2n और 3n, याद है? याद है क्या था, 2n क्या था हमारा, ये हमारा 2n था, इसके बाहर एक कवरिंग थी किस चीज की, 3n की। ये उसे क्या प्रोवाइड करा था, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करा था। ऐसे जो हमारा जाइगोट है इसे न्यूट्रिशंस कौन प्रोवाइड कराएगा, ये न्यूट्रिशंस कहाँ से लेगा, पूरे 9th मंथ के पीरियड में। ये ऐसे ही थोड़ा रहेगा, उसको तो न्यूट्रिशंस चाहिए ना। जो हमारा बेबी होता है वो क्या होता है, पहले जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रॉय बनता है। एम्ब्रॉय क्या होता है, हमारा एक टिश्यू होता है। क्या होता है एम्ब्रॉय, हमारा एक टिश्यू। ये जाइगोट था, हमारा यूनिसेलुलर था,
ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल था। जाइगोट हमारा कुछ टाइम बाद एम्ब्रॉय बनता है। एम्ब्रॉय क्या होता है, हमारा एक टिश्यू होता है, ठीक है। उस टिश्यू के बाद फॉइटस बनता है। फॉइटस कौन सी स्टेज होती है, हमारी फॉइटस वाली स्टेज होती है जिसमें हमारे जो हमारा ये है जाइगोट है, वो मतलब जो हमारा बेबी होने वाला है उसके हमारे ऑर्गन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं फॉइटस वाली स्टेज में। तो इस पूरी स्टेज में क्या होता है, फॉइटस बड़ा होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बन रहा है, उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसे न्यूट्रिशन चाहिए। वो कहाँ से प्रोवाइड होगा उसे, तो वो देखते हैं क्या होता है ना। इतना काम समझ आ गया। आगे देखते हैं कि हमारा वो न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड होता है। ये हमारा यूरेथ्रस है। हर मंथ जैसे ही हमारा एग मैच्योर होता है, ठीक है, रिलीज होने वाला होता है, जो हमारा यूरेथ्रस है वो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक लेयर बना लेता है, एक कुशन बना लेता है, एक सॉफ्ट कुशन बना लेता है। किस चीज का, ब्लड वेसल्स का और ब्लड का। यूरेथ्रस ने क्या करा, हमारा ओवेरी क्या करेगी, चलो एक बार लिख लिख के देखते हैं, ठीक है। ओवेरी क्या करेगी, एग को क्या करेगी, मैच्योर करेगी, क्लियर है। और यूरेथ्रस क्या करता है, प्रिपेयर इटसेल्फ, खुद को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। क्यों प्रिपेयर करता है, ताकि जो भी हमारा एम्ब्रॉय आए, जो हमारा फॉइटस आए, वो आके इसमें एम्बेडेड हो, ठीक है, और उसे क्या प्रोवाइड कराए, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराए। क्लियर है इतना। यूरेथ्रस क्यों खुद को प्रिपेयर कर रहा है, ताकि जो हमारा एम्ब्रॉय आए, वहां से हमारा फैलोपियन ट्यूब से एम्ब्रॉय आए, वो यहाँ आके इसकी वॉल पे चिपक जाए, एम्बेडेड हो जाए, बैठ जाए, और ये उसको क्या प्रोवाइड कराए, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराए। क्लियर है इतना। यूरेथ्रस क्यों अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है हर मंथ। आप जो ये लेयर इसने बनाई है, यानी लेयर यूरेथ्रस ने, इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या करता है, प्लासेंटा हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है, एक्सचेंज ऑफ हमारा वेस्ट मटेरियल कराता है, एक्सचेंज ऑफ ब्लड कराता है। मतलब जितना भी हमारे न्यूट्रिशंस में जितना भी हमारा फर्टस होता है, जो भी उसे खाना चाहिए, जो भी उसे गैसेस चाहिए, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसे रिमूव का, उसे एग्जिट और इन कौन करवाता है, प्लासेंटा कराता है। क्लियर है। तो प्लासेंटा हमारी एक लेयर है जिस पर हमारा एम्ब्रॉय एम्बेडेड है, जो क्या करा रहा है, मदर से लेके जो हमारा एम्ब्रॉय है उसे एक्सचेंज ऑफ फूड करा रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करा रहा है। क्लियर है। हमने क्या सुना है कि जो खाना मम्मी खाती है हमारे जो प्रेगनेंसी के टूरिंग पे, वही खाना उस बेबी को लगता है, ठीक है ना, वही खाना बेबी भी खाता है। क्यों, क्योंकि प्लासेंटा क्या कर रहा है, जो खाना है ना, जो हमारी ब्लड वेसल से प्लासेंटा में, वो जाके हमारे सेल से, क्लियर है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमने चैप्टर में पढ़ा कि हमारा सेल करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड करता है, फिर वो जाके हमारी पूरी बॉडी में मूवमेंट करता है थ्रू ब्लड। तो ब्लड से क्या होता है, खाना डायरेक्ट प्लासेंटा में आता है और बेबी को प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ, हमारा फैलोपियन ट्यूब में क्या हुआ, हमारा फैलोपियन ट्यूब में क्या था, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर हमारा एग था, ये हमारा स्पर्म आया, ये हमारे क्या हो गए, फ्यूज हो गए, ये हमारे क्या हुए, फ्यूज हुए, और क्या बना दिया इन्होंने, जाइगोट बना दिया। क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। क्लियर है। अब ये जाइगोट क्या होता है ना, जाइगोट हमारा मूवमेंट करता है। जाइगोट जैसे ही बनता है, आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब में, और क्या बनाता है, हमारा एम्ब्रॉय बनाता है, ठीक है। ये एम्ब्रॉय बन गया हमारा। अब ये एम्ब्रॉय जो यहाँ पे बना है, ये हमारा मूवमेंट करता है कहाँ, यूरेथ्रस की तरफ, और जाके इसकी वॉल पे क्या होता है, एम्बेडेड हो जाता है, मतलब इसकी वॉल पे जाके चिपक जाता है वॉल पे। ये हमारा एम्ब्रॉय यहाँ आ गया, प्लासेंटा से चिपका है। अब ये प्लासेंटा क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा फूड्स का, गैसेस का, ताकि ये क्या हो, मैच्योर हो और ये फॉइटस बन जाए। फॉइटस क्या होता है, फॉइटस हमारी वो स्टेज होती है जहाँ पर हमारे बेबी के क्या ऑर्गन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और जो 9th मंथ का पीरियड होता है, इसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, पेपर में पूछते हैं। गेस्टेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिस पीरियड में हमारा बेबी पूरा फुल डेवलप होता है, 9th मंथ का पीरियड। एक चीज़ ये हो गई गेस्टेशन पीरियड। दूसरा आता है कि जो हमारा ये एग, जो हमारा एम्ब्रॉय है, जो प्लासेंटा पे हो रहा है, जो हमारा प्लासेंटा पे एम्बेडेड हो रहा है, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। क्लियर है, इतना समझ आ गया।
ठीक है, चलो इतना हमें समझ आया क्या हुआ। हमारा एग रिलीज हुआ, हमारा स्पर्म आया, उसके साथ मिला, जाइगोट बनाया, वो जाइगोट हमारा एम्ब्रॉय में चेंज हुआ। ठीक है, किस में चेंज हुआ, हमारा एम्ब्रॉय में चेंज हुआ। वो एम्ब्रॉय हमारा यूरेथ्रस में आया, हमारी प्लासेंटा पे एम्बेडेड हुआ और हमारा बेबी बनना स्टार्ट हो गया। 9th मंथ कंप्लीट हुए, बेबी हमारा बॉडी से बाहर आ जाता है। क्लियर है? इतना इतना सबको समझ आ गया कि क्या हो रहा है, पूरी प्रोसेस क्या हो रही है। एक बार फिर से ओवरव्यू लेते हैं। क्लियर है? देखो यहाँ पे साइड में लेते हैं। ठीक है, क्या हुआ, एग रिलीज हुआ, एग रिलीज हुआ हमारा। ठीक है, स्पर्म के साथ मिला, जाइगोट बनाया। पूरा क्लियर है? ये सारा जो हमारी प्रोसेस है कहाँ हो रही है, फैलोपियन ट्यूब में हो रही है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हमारा एम्ब्रॉय बनता है। एम्ब्रॉय कहाँ बना है, फैलोपियन ट्यूब में ही बना है। इसके बाद की जो प्रोसेस है पूरी कहाँ हो रही है, यूरेथ्रस में। यूरेथ्रस में क्या हो रहा है, हमारा प्लासेंटा बना, फिर क्या हुआ, हमारा इम्प्लांटेशन हुआ। इम्प्लांटेशन क्या है कि हमारा एम्ब्रॉय आके प्लासेंटा पे चिपक गया, एम्बेडेड हो गया। इतना क्लियर है? ठीक है, तो हमारा ऐसे क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ये हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि हमारा जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होता है। हमारा जो एग है और जो हमारा स्पर्म है वो फर्टिलाइज कहाँ पर करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में करते हैं या ओविडक्ट करते हैं। एक ही बात है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि जो हमारा यूरेथ्रस है वो क्यों अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। वो अपने आप को प्रिपेयर इसलिए कर रहा है ताकि वो जो हमारा एम्ब्रॉय है वो उसको खुद को एम्बेडेड कर पाए खुद पे। ठीक है, दूसरा पूछते हैं कि जो मदर्स और जो हमारा फॉइटस है उसके बीच में एक्सचेंज ऑफ फूड कौन करता है, प्लासेंटा करता है। क्लियर है? फिर पूछते हैं इम्प्लांटेशन क्या होता है। इम्प्लांटेशन हमारी वो प्रोसेस है जिसमें हमारा एम्ब्रॉय आके प्लासेंटा पे एम्बेडेड हो रहा है। क्लियर है? चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछते हैं कि हमारा जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होता है, किस जगह पर हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन हमारा कहाँ पर होता है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में। ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। यहाँ से हमारा क्या क्वेश्चन बनता है कि टेस्टिस जो होता है हमारे आउटसाइड ऑफ बॉडी क्यों होता है, फिर हमारा सेमिनल वेसल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है। ये 5 क्वेश्चन इस जगह से बनते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये आता है कि अगर हमारा एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, ये तो हमने प्रोसेस देख ली कि जब फर्टिलाइज होगा, जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, एक क्वेश्चन ये बनता है। उस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं इसे यहाँ पर रब कर देता हूँ। अब क्या होगा जब हमारा एग फर्टिलाइज नहीं होगा, तो एग जब फर्टिलाइज नहीं होगा ना, यहाँ पे देखो जो हमारा एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो क्या होता है, हमारा ओवेरी से यही कहीं पर रहता है हमारा वो एग। ठीक है, वो जैसे ही अगर देखो क्या होता है ना, जो हमारा स्पर्म होता है ना वो सिर्फ एक दिन के लिए जिंदा रहता है। जैसे ही हमारा स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर गया, यूरेथ्रस पे गया, अगर उसे एग नहीं मिला वो सिर्फ एक दिन के लिए जिंदा रहता है, उसके बाद वो मर जाता है। ठीक है, और हमारा जो एग है वो 7 दिन वेट करता है। कितने दिन वेट करता है, सॉरी, हमारा एग 30 दिन में मैच्योर होता है, 7 दिन वेट करता है। ठीक है, 7 दिन में जो अगर उसे स्पर्म नहीं मिला तो वो क्या होता है, बॉडी से बाहर आ जाता है। क्लियर है? ठीक है, हमारे एग को जब स्पर्म नहीं मिला, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा एग है वो वही रैप्चर हो जाएगा, वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वही खत्म हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद जो ये प्लासेंटा है ना, जो ब्लड वेसल से बना है, ये भी खत्म होता है, ये भी डिस्ट्रॉय होता है। क्यों होता है डिस्ट्रॉय? मान लो ये फर्स्ट मंथ था, इसने क्या करा, खुद को प्रिपेयर करा, कर लिया प्रिपेयर। अब सेकेंड मंथ आया, ये खुद को फिर से प्रिपेयर करेगा, इसने खुद को फिर से प्रिपेयर करा। चलो ठीक है, अब क्या हुआ, थर्ड मंथ आया, इसने खुद को फिर से प्रिपेयर करा। अगर ये हमारा अगर प्लासेंटा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और एवरी मंथ हमारा नया प्लासेंटा बनता गया, तो क्या होगा भाई, जो हमारे यूरेथ्रस है उसमें कैंसर के चांसेस हो जाते हैं। जो हमारे सेल डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, अगर वो बॉडी से बाहर ना निकले ना, तो कैंसर होने के चांसेस उसी से होते हैं। मतलब ये तो छोड़ो जो भी था। ठीक है, अगर हमारा प्लासेंटा बॉडी से बाहर नहीं आया तो हर मंथ एक नया प्लासेंटा बनेगा और वहाँ लेयर्स बनती चली जाएगी। ठीक है, तो फिर एक टाइम पे ऐसा है कि यूरेथ्रस में लेयर बनने की जगह बचेगी ही नहीं। तो क्या होता है, जो ये प्लासेंटा बनता है ना, एवरी मंथ ये हमारी बॉडी से बाहर आता है, फीमेल बॉडी से क्या आता है, बाहर आता है इन अ फॉर्म ऑफ ब्लड। किस फॉर्म में बाहर आता है हमारी बॉडी से, ब्लड के फॉर्म में बाहर आता है सारा का सारा प्लासेंटा।
जो बना हुआ है एवरी मंथ। जो यूरेथ्रा से ब्लड वेसल्स थी ना, जो बनी थी, कुशन बना था, वो सारा कुशन क्या होता है बॉडी से बाहर आता है इन अ फॉर्म ऑफ ब्लड, जिसे हम क्या कहते हैं पीरियड्स कहते हैं जनरल लैंग्वेज में। जो हमारे पीरियड्स होते हैं उसमें यही होता है कि जो हमारा एग वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता, ठीक है, उस फर्टिलाइज एग के जो प्रिपरेशन हुई है, जो प्लासेंटा बना है, वो प्लासेंटा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है इन अ फॉर्म ऑफ ब्लड। अब ब्लड की फॉर्म में क्यों निकलता है? क्योंकि हमें पता है जो हमारा प्लासेंटा बना है वो ब्लड वेसल से बना है, ठीक है। इतना क्लियर है। जो हमारे पीरियड्स होते हैं उसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। पीरियड्स को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है? हमारी वो साइकिल होती है जिसमें जो हमारा प्लासेंटा, जो हमारे यूरेथ्रा से खुद को प्रिपेयर किया था, प्लासेंटा बनाया था, वो हमारी बॉडी से क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। उसी को हम पीरियड्स कहते हैं। और जो 7 दिन का टाइम होता है जिसमें पूरा ब्लड बाहर आ रहा होता है, उसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, तुमको इतना क्लियर हो चुका है कि हमारा प्लासेंटा क्या होता है और जब हमारा एग फर्टिलाइज नहीं होता क्या होता है। जब हमारा एग फर्टिलाइज नहीं होता तो यूरेथ्रस की वॉल पर जो कुशन बना हुआ है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है इन अ फॉर्म ऑफ ब्लड, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। और जो पूरी साइकिल होती है 7 दिन की, 7 डेज की, जिसमें हमारा जो ब्लड है पूरा बाहर निकल रहा है। धीरे धीरे ब्लड बाहर निकलता है, एकदम से बाहर निकल गया, धीरे धीरे पूरे टाइम के साथ बाहर निकलता है। 7 दिन का टाइम लेता है मैक्सिमम। उस 7 डेज के टाइम को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्लियर है इतना? ठीक है। यहाँ पर आप एक बार ना क्वेश्चन देख लीजिए, मेरे को पता है खिचड़ी बन जाएगी, दिमाग में क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। एक बार जल्दी से छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद इसमें क्वेश्चंस फिर से देखेंगे क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा टेस्टिस क्या होता है। टेस्टिस हमारा वो पार्ट है, बॉडी ऑर्गन है, जो मेल हमारा जर्म सेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? वो हमारा प्यूबर्टी के टाइम में जो मेल में चेंज आता है वो लाता है। फिर वास डिफरेंस से होता हुआ हमारा सेमिनल वेसल्स और पोस्टन ग्लैंड के पास जाता है, जो उसे फ्लूइड मैट्रिक्स प्रोवाइड कराता है, जो न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। फिर वो हमारा पेनिस के रास्ते बॉडी से बाहर आ जाता है। इतना था हमारा मेल का। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनते हैं कि हमारा सेमिनल वेसल्स और पोस्टन ग्लैंड का क्या काम होता है और टेस्टिस हमारी बॉडी के बाहर क्यों होता है हमारा, ताकि उसको लोअर टेम्परेचर में स्पर्म फॉर्मेशन करने को मिले। फिर आता है फीमेल पार्ट। ओवेरी हमारा हर मंथ के एग रिलीज करती है। अगर उस एग को स्पर्म मिल गया तो वो यहाँ पे क्या बनाती है? हमारा जाइगोट फॉर्मेशन करती है। वो जाइगोट हमारा कुछ टाइम बाद डेवलप होकर एम्ब्रॉय बनता है, जो कि एक टिश्यू होता है। वो टिश्यू हमारा यूरेथ्रस में आता है, जिसने खुद को क्या करा है? प्रिपेयर करा है। यूरेथ्रस से खुद को प्रिपेयर कर रहा है, क्या बनाया? प्लासेंटा बनाया। इसमें क्या हमारा एम्बेडेड हुआ। फॉइटस क्या होता है? जिसमें हमारे जो हमारा बेबी होता है उसके ऑर्गन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और गेस्टेशन साइकिल हमारी वो साइकिल होती है पूरे 9 मंथ की, जिसमें बेबी डेवलप होता है। फिर हमने देखा इम्प्लांटेशन क्या होता है, जो हमारा प्लासेंटा पे हमारा जो एम्ब्रॉय जो एम्बेडेड होता है उस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। ये क्लियर था। फिर हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो ये तो था जब फर्टिलाइजेशन हो रहा था। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब क्या होता है? जो हमारा प्लासेंटा बना है वो बॉडी से बाहर आता है इन अ फॉर्म ऑफ ब्लड, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा था चैप्टर के स्टार्टिंग में, जो हमारा लाइफ प्रोसेस है, जो हमारा ये रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल नहीं है, हमारे जीने के लिए ज़रूरी नहीं है। बट ये ज़रूरी क्यों है? हमारे स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए। तो अच्छी बात है, बढ़ रही है, काफ़ी सही है। वरना हम अभी तक खत्म हो जाते हैं। मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता ना, तुम उस साइड से मुझे देख रहे होते कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता हम अभी तक यहाँ होते ही नहीं। इतना क्लियर है? बट जैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है इसके साथ ना इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। जो चीज़ जिंदगी में हमारे है, जो हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है, अगर उससे कुछ बेनिफिट्स है तो उसका कुछ नुकसान भी है। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है उसका नुकसान क्या है? इससे होने वाली बीमारियाँ, ठीक है, इससे होने वाली बीमारियाँ क्या क्या होती हैं और उनसे कैसे बचा जाता है, अगले टॉपिक में हम वही पढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा था कि हमारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम देखा था और फर्टिलाइजेशन देखा था, बहुत सारी चीज़ें देखी थी। अब जो हमारा आता है ना, जो रिप्रोडक्शन होता है, जो हम रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, उससे कुछ साइड इफेक्ट आते हैं, वो देखते हैं। अब साइड इफेक्ट क्या क्या आते हैं कि उससे होने वाली बीमारियां और जो हमारी अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, उससे होने वाली बीमारियां 2 टाइप की होती है। मतलब एक वायरस होता है और एक बैक्टीरिया से होता है। वायरस से होने वाली होती है HIV एड्स और वॉट्स, और बैक्टीरिया से होने वाली है गोनोरिया और सिफिलिस। ये 4 बीमारियां हैं जो हमारी STD है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज है। क्लियर है इतना? अब इनसे बचने के लिए क्या करना है? इनसे बचने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। अब ये मेथड क्या होता है? इस मेथड में हम अनवांटेड प्रेगनेंसी और उससे होने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं। सबसे पहला मेथड आता है हमारे पास मैकेनिकल बैरियर। इस मैकेनिकल बैरियर में हम क्या यूज़ करते हैं?
कॉन्डम्स यूज़ करते हैं। कॉन्डम्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक मेल और फीमेल, ठीक है। मेल में क्या होता है, मेल के जो पेनिस होता है सबसे पहले उसमें कॉन्डम्स लगाया जाता है, वो होता है मेल का, और दूसरा जो फीमेल्स के लिए आता है वो वजाइना में इंसर्ट किया जाता है फीमेल्स की। तो इससे क्या होता है, जो हमारा स्पर्म है वो हमारा फीमेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता। तो सबसे पहले इससे हमारी अनवांटेड प्रेगनेंसी रुक गई। और मैकेनिकल बैरियर ही एक हमारा ऐसा मेथड है जो इन दो बीमारियों को भी रोक सकता है। बाकी जो ये 3 मेथड है ना, ये सिर्फ हमारा अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए है। मैकेनिकल बैरियर ही एक ऐसी जो हमारा प्रोटेक्शन है, जो मैकेनिकल बैरियर ही एक ऐसा टाइप है जो सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसी तो रोकता ही रोकता है, और जो बीमारियां है ना इनको भी रोकता है, ठीक है। समझ आ गया। इसका एग्जांपल क्या है, कॉन्डोम्स। फिर आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब जो पिल्स हैं, दवाइयाँ क्या होती है ना, दवाइयाँ फीमेल्स को दी जाती हैं ताकि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सके। अब जो ये वाला मेथड है सबसे बेकार है, ठीक है। इससे क्या होता है ना, फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स में इम्बैलेंस आता है, ठीक है। जो उनके हार्मोन्स है वो बैलेंस नहीं होते, जो उनके फिर जो पीरियड्स उनमें दिक्कत आती है, उनकी बॉडी में दिक्कतें आती है, उनको एलर्जी होती है। तो ये मेथड बेकार है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। फिर आता है IUCD, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब इसमें ना बहुत सारे पिल्स हैं, उनका नाम बताना ठीक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आला देखते हैं। इसमें हमारा आता है कॉपर टी। कॉपर टी क्या होता है, कॉपर टी ना हमारा फीमेल के वजाइना में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। टी शेप का होता है, ठीक है। ये हमारा ऐसे वजाइना होता है, यहाँ पे ऐसे इसको लगाया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारा स्पर्म है ना वो हमारा सिर्फ यहीं रह जाता है, अंदर नहीं जा पाता, यूरेथ्रस में जा नहीं पाता, जिससे हमारी प्रेगनेंसी रुक जाती है। बट एक बात याद रखना, ये सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के तरीके हैं, इनसे बीमारियां नहीं रुकती। बीमारी रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैकेनिकल बैरियर्स। अब इस मैकेनिकल बैरियर्स का एग्जांपल क्या है, कॉन्डोम्स। याद है, क्लियर है इतना, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे हमने कॉपर टी लगाया है ना, यहाँ पे दिमाग में ये बात आती है कि जो कॉपर टी क्या परमानेंट होता है, क्या हमने एक बार लगा दिया उसके बाद इसको मतलब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा नहीं है। कॉपर टी का जो वो होता है अराउंड 2 से 3 ईयर्स का होता है। 2 से 3 ईयर्स के बाद इसे चेंज करना पड़ता है, ये परमानेंट नहीं है। कॉपर टी के ऐसे 2 से 3 मंथ्स के लिए लगा सकते हैं, ईयर्स के लिए लगा सकते हैं, जो हमारा प्रेगनेंसी को रोकेगा। लास्ट में आता है सर्जिकल मेथड, परमानेंट इलाज, परमानेंट सॉल्यूशन, जिसे नसबंदी भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, 2 तरीके की होती है नसबंदी, मतलब सर्जिकल मेथड 2 तरीके की होती है। एक होती है वैसेक्टोमी, एक होती है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या होती है, वैसेक्टोमी मेल्स की जाती है, ठीक है, और ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स की जाती है, ठीक है। वैसेक्टोमी में क्या करते हैं, जो हमारा वॉस डिफरेंस होता है, डायग्राम में दिखा था वॉस डिफरेंस, हमारा क्या होता है, जो हमारा टेस्टिस से हमारा पेनिस तक का जो पाथ होता है जिसमें इस पर मूव करता है, अगर उस पाथ को ही काट दे, उस नस को ही काट दे, तो इस पर मूव ही नहीं कर पाएगा, तो हमारा रिप्रोडक्शन नहीं होगा। फिर आता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है हमारी फीमेल्स में, जिसमें हमारा रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, उस ट्यूब को ही काट देते हैं, तो एग रिलीज नहीं हो पाएगा, स्पर्म और एग मिल ही नहीं पाएंगे, तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ठीक है। ये हमारा परमानेंट सॉल्यूशन है। इसको याद रखने का तरीका, फीमेल्स में क्या होती है, वॉस डिफरेंस होती है, तो इसकी वैसेक्टोमी करते हैं, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज आते हैं बाद में, ठीक है। और फीमेल्स में ट्यूब होती है तो ट्यूबेक्टोमी करते हैं। अब जैसे ना बच्चे जैसे जो मतलब थोड़े सीनियर्स होते हैं, छोटे बच्चों से मजे लेने के लिए क्या पूछते हैं, तू वैसेक्टोमी कराएगा या ट्यूबेक्टोमी कराएगा, तो बच्चों को पता नहीं होता, ट्यूबेक्टोमी बोल देते हैं लड़के, तो आप फिर उनका मजाक बनाने के लिए उनको मिल जाता है। तो क्यों बोल देते हैं, क्यों कंफ्यूज होते हैं, वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी। तो कंफ्यूज होने से बचने के लिए क्या है, फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब होती है तो ट्यूब काटते हैं, इसलिए ट्यूबेक्टोमी। मेल में वॉस डिफरेंस होता है, वॉस, इसलिए वैसेक्टोमी। क्लियर है, ऐसे याद रखना। ये हमारा खत्म हो चुका है यहाँ पे चैप्टर मोस्टली। इसमें अगर कोई तुम्हें डाउट्स आएगा, कोई चीज़ तुम्हें समझ नहीं आएगी तो कमेंट करना, बता दिया जाएगा। बस याद रखना कि ये जो बीमारियों को रोकता है, ये बाकी बीमारियां नहीं रोकती, ये सिर्फ प्रेगनेंसी को रोकते हैं, तो याद रखना, ठीक है ना। चलो इसी के साथ चैप्टर को खत्म करते हैं। और कोई डाउट आते तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। और हाँ, नोट्स के लिए ना हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, आप उसमें ऐड हो सकते हैं, उसमें आपको नोट्स और टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके।